तो आज हम शुरू करेंगे सर्विंग सिविल इंजीनियरिंग, स्पेशली फॉर आर आर बी जी एंड अदर एजे एग्जाम्स। तो सर्वे से शुरू करते हैं। और रिसेंट में कई वन शॉट्स अपलोड किए हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कि सर्विंग क्या होता है। सर्विंग एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग पॉइंट्स मार्क करते हैं ऑन द फील्ड, और फिर उसके बेसिस पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो भी होता है वो करते हैं। ठीक है। एक बेसिक सा क्वेश्चन कि अर्थ का जो शेप होता है, अगर बाई चांस पूछ लें और ना पता हो आपको, तो ऑब्लेट स्फेरॉइड होता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है। फिर रेडियस ऑफ अर्थ 6370 किलोमीटर, और इक्वेटोरियल सेक्शन डायमीटर। देखिए हमारी अर्थ जो होती है वो ऐसे थोड़ी गोल नहीं होती, वो क्या होती है, ऐसी होती है, थोड़ी सी ऐसे होती है। ठीक है। तो ये वाला जो डाया होता है, ये वाला, ठीक है, ये ज्यादा होता है कंपेयर टू वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाला डाया एक वर्टिकली ज्यादा होता है। तो वो कितना ज्यादा होता है, करीब करीब 43 किलोमीटर। ठीक है, इक्वेटोरियल पे। फिर प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बारे में बात करते हैं। देखिए सर्वेइंग के प्रिंसिपल जो है वो दो हैं। ठीक है। एक तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है। इससे क्या होता है, एरर जो होती है वो लोकलाइज हो जाती है। जैसे ये एरिया है, ठीक है, कई सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। ठीक है। इस एरिया की जो एरर है वो ना इसमें आ सकती है ना इसमें आ सकती है। तो ये एरिया लोकलाइज्ड हो गई, इससे ये फायदा होता है। ठीक है। फिर टू लोकेट न्यू पॉइंट्स एट लीस्ट टू मेजरमेंट्स फ्रॉम फिक्स रेफरेंस पॉइंट आर नीडेड। जैसे एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये दो पॉइंट नीडेड होते हैं ताकि ये तीसरा पॉइंट बन सके। ठीक है। तो ये एक दूसरा सर्वेइंग का प्रिंसिपल है। और ये किससे किया जा सकता है, बाय चेन मेथड, ऑफसेट, कंपास और ट्रेवर्स मेथड। चार तरीके होते हैं, बाय मेजरिंग डिस्टेंस एंड एंगल, बाय मेजरिंग डिस्टेंस, बाय मेजरिंग एंगल एंड बाय मेजरिंग ऑफसेट्स। ठीक है। फिर सर्वेइंग में कई तरीके के मेथड्स यूज किए जाते हैं फॉर सर्विंग पर्पस। तो उनके जो प्रिंसिपल है उन पे देखते हैं कि चेन सर्वे ट्रायंगुलेशन पे प्रिंसिपल पे काम करता है। कंपास सर्वे ट्रेवर्सिंग पे, और प्लेन टेबल सर्वे पैरेललिज्म पे। ये वाला है, रिसेंट में काफी क्वेश्चन बार पूछा गया ये वाला। ठीक है, पैरेललिज्म वाला। फिर देखिए जो सर्वे होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक प्लेन एक जियोडेटिक। प्लेन में क्या होता है, अर्थ को हम एज अ फ्लैट सरफेस मान लेते हैं, और जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है, अर्थ को एज अ बेसिक शेप जो उसका होता है गोल, वैसे लेते हैं। तो अर्थ सरफेस फ्लैट होता है, एक्चुअल अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड। जो एरिया होता है इसका वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगा तो फ्लैट सरफेस जैसे उसे कंसिडर करेंगे। और 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा तो जियोडेटिक सर्वे में करेंगे। लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स आर इज स्ट्रेट। ठीक है, और ये आर्क बनाता है। जैसे ये है अर्थ, हमने जियोडेटिक सर्वे लिया, तो क्या होता है, लाइन यहाँ पे आके मीट करने लगती है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, प्लम लाइन मीट एट द सेंटर, प्लम लाइन स्ट्रेट रहती है। जैसे ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल और स्ट्रेट रहती हैं। ठीक है। फिर प्लेन ट्रायंगल बनता है, इसमें स्फेरिकल ट्रायंगल बनता है। प्लेन ऐसे होता है, ठीक है, स्फेरिकल ऐसे होता है। फिर यूज इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल पॉइंट्स। फिर एक वेल कंडीशन ट्रायंगल जो होता है उसका जो एंगल होता है 30 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक होता है। काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। जो प्लेन ट्रायंगल होता है वो 180 डिग्री से तक होता है, और जियोडेटिक ट्रायंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है। फिर ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये एंड ये काफी बार पूछा गया है कि लेंथ ऑफ एन आर्क 12 किलोमीटर लॉन्ग लाइन ऑन अर्थ सरफेस इज 1 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इट्स सबटेंडेड कॉर्ड। जैसे ये है, ठीक है, इसके डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। तो ये जो कॉर्ड है ये मैंने बनाई ना, इसका जो लेंथ होता है, अ, मतलब ये 12 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर होता है, ये 12 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो 12 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर, और 18 किलोमीटर के लिए 1.52 सेंटीमीटर होता है। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल 195 किलोमीटर स्क्वायर के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो 1 सेकंड से ज्यादा मोर होता है इन जियोडेटिक सर्वे। फिर कई तरीके के सर्वे किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो कौन कौन से होते हैं और कहाँ यूज किए जाते हैं, जैसे टोपोग्राफिकल सर्वे होता है फॉर लेक्स, हिल्स, कैनाल्स। कैडेस्ट्रियल फॉर फिक्सिंग प्रॉपर्टी लाइन, इसे बाउंड्री, जैसे ये है बाउंड्री लाइन पे
सर्वे करने के लिए कैडेस्ट्रियल सर्वे किया जाता है। फिर सिटी सर्वे होता है फॉर लेआउट ऑफ सीवर पाइपलाइंस, हाइड्रोग्राफिक सर्वे फॉर लार्ज वाटर बॉडीज, ठीक है। और फिर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे फॉर हेवनली बॉडीज के लिए किया जाता है, जैसे प्लैनेट लैंड हो गए ना। फिर इंजीनियरिंग सर्वे होता है, ये जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जैसे ब्रिज हो गया, डेक हो गया, ये सब के लिए यूज किया जाता है इंजीनियरिंग सर्वे। फिर टाइप ऑफ सर्वे जो होता है ऑन द बेसिस, मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं किस चीज के लिए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर किया जाता है चेन से, टेप से, थियोडोलाइट से, टेकोमीटर से। वर्टिकल डिस्टेंस मेजर किया जाता है टेकोमीटर से और लेवल से। और हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया जाता है थियोडोलाइट से, कंपास से, और क्लिनोमीटर से, और टोटल स्टेशन से। एंड वर्टिकल एंगल थियोडोलाइट से और सिक्सटेंथ से और टोटल स्टेशन और एबनी लेवल से। और स्लोप डिस्टेंस टोटल स्टेशन। वैसे आगे चल के सब पे इंडिविजुअली पढ़ेंगे हम लोग, तो लेकिन अभी रफ रफ आइडिया पढ़ लीजिए क्योंकि पहला सेक्शन है ना। तो सब पे डिस्कस कर लिया कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है टाइकोमेट्री, टेप और चेन से। और वर्टिकल डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है टाइकोमेट्री और लेवल से। और हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया जा सकता है थियोडोलाइट, कंपास और टोटल स्टेशन क्लिनोमीटर से। और वर्टिकल एंगल एबनी लेवल, थियोडोलाइट और सिक्सटेंथ टोटल स्टेशन से। फिर स्टेप्स फॉर सर्वेइंग, देखिए सर्वे में 4 स्टेप्स होते हैं। याद रखिए MRPL, ठीक है। एम से होता है मैप, मैप। और आर से रिकनेंसेस, थ्री पी से प्रिलिमिनरी, और एल से लोकेशनल सर्वे। मैप स्टडी किया जा सकता है जनरल इन्फो के लिए, रिकनेंसेस सर्वे टोपोग्राफिकल सर्वे के लिए, और कंसिस्ट प्लानिंग प्रिलिमिनरी, और जो लोकेशन सर्वे होता है उसमें एस्टेब्लिशिंग पॉइंट्स करते हैं, ठीक है। फिर जियोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल सर्वे दो तरीके के होते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे होता है रिलेटेड टू अर्थ, और ज्योग्राफिकल होता है रिलेटेड टू मैप। फिर कुछ कन्वर्जन्स होती हैं, इन्हें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वे में काफी काम आता है। 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस होता है, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो PDF डाउनलोड कर लीजिए। फिर यहाँ पे आते हैं सेक्साडेसिमल, ये ना कुछ सिस्टम्स होते हैं, मेजरमेंट सिस्टम्स, ठीक है। ये RRB जे में शायद पूछा गया था इसका क्वेश्चन कि सेक्साडेसिमल जो होता है वो वन सरकमफ्रेंस कितना होता है, तो इसको बोलेंगे 360 डिग्री। और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, और 1 सेकेंड इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। ये सेक्साडेसिमल हो गया। फिर सेंटेसिमल के बारे में बात करते हैं कि वन सरकमफ्रेंस इक्वल टू 400 ग्रेड, और 1 ग्रेड इक्वल टू 400 सेंटीग्रेड, नहीं 100 सेंटीग्रेड, और 1 सेंटीग्रेड इक्वल टू 100 सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर आवर सिस्टम में बात करते हैं कि 1 आवर 360 इक्वल टू 24 आवर होता है। मतलब ये होता है ना 360 डिग्री, ठीक है। 1 आवर इक्वल टू 60 सेकेंड, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये जो सिंगल वाला होता है इसे सेकेंड, नहीं 1 मिनट, ये मिनट होता है। और ये डबल वाला जो होता है ये सेकेंड होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो दो तीन तरीके के हमारे पास यूनिट, मेजरमेंट यूनिट है। सेक्साडेसिमल, और सेंटेसिमल, और आवर सिस्टम, ठीक है। जिसमें कंफ्यूजन जो होता है वो सेंटेसिमल में होता है कि 1 ग्रेड जो होता है, जैसे मैंने अभी गलत बोल दिया था, कि 1 ग्रेड जो होता है वो 400 सेंटीग्रेड होता है, नहीं, 1 सरकमफ्रेंस इक्वल टू 400 ग्रेड होता है। और 1 ग्रेड इक्वल टू 100 सेंटीग्रेड होता है, और 1 सेंटीग्रेड इक्वल टू 100 सेंटीग्रेड। फिर मैप, मैप जो होता है वो स्मॉल स्केल के लिए होता है, जो लेकिन प्लान होता है वो लार्ज स्केल के लिए होता है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर जो मैप ऑफ स्केल होती है, देखिए उसका फॉर्मूला जो होता है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस होता है, इसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में यूनिट जो होती है ऊपर और दोनों की सेम होती है। फिर कुछ स्केल्स के बारे में बात करते हैं कि जैसे स्मॉल स्केल जो होती है वो 1 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर और मोर तक जाती है, नहीं 100 मीटर तक। और मीडियम स्केल 1 सेंटीमीटर से लेके 110 मीटर से 100 मीटर तक जाती है। और लार्ज स्केल जो होती है वो 1 सेंटीमीटर से 10 मीटर से कम जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे जो नीचे वाला पार्ट है वो छोटा होता जाता है, जैसे जैसे छोटा होता जाता है वैसे वैसे स्केल बड़ी होती जाती है, क्योंकि डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन भी बढ़ जाती है ना। फिर आगे बात करते हैं कि स्केल ऑफ मैप पे, स्केल ऑफ मैप पे, कि जैसे देखिए हमारे पास श्रिंकेज रेशियो एक होता है कि श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल।
जो करेक्ट डिस्टेंस ऑन मैप होता है, डिस्टेंस मेजर्ड और मैप अपॉन श्रिंकेज फैक्टर। ठीक है, ये एज इट इज फॉर्मूला याद रखिए, इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, एक एक मार्क्स में बनाया जा सकते हैं। श्रिंकेज रेशियो इक्वल टू श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इक्वल टू श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल होगी। फिर करेक्ट डिस्टेंस ऑफ मैप, डिस्टेंस मेजर्ड ऑन मैप अपॉन श्रिंकेज फैक्टर। फिर करेक्ट एरिया, एरिया में क्या होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, बाकी सब सेम होता है। श्रिंकेज फैक्टर जो होता है वो लेस देन 1 होता है। फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जो अगर स्क्वायर एरिया निकालना है तो मैप एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया। फिर इंजीनियरिंग स्केल के बारे में बात करते हैं, इसमें जो यूनिट होती है वो सेम नहीं हो सकती। फिर मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंसेस, फॉर्मूला देखिए सबको सेम है। देखिए ग्राफिक, देखिए ये जो होता है श्रिंकेज रेशियो, ग्राफिकल स्केल में यूज किया जाता है। देखिए ग्राफिकल है ना, हाँ ग्राफिकल स्केल में। इससे क्या होता है, जैसे मैप कभी कभी श्रंक कर जाता है, तो जब मैप श्रंक कर जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो मेजर डिस्टेंस है उसमें और स्केल पे जो मैप पे जो स्केल है उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो क्या था, डिफरेंस आ जाता है, तो उसको सही करने के लिए, डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए, मतलब सही आंसर आए, चाहे 10-15 साल बाद भी, श्रंक होने के बाद भी आंसर हमारा सही है, तो क्या होता है, एक श्रिंकेज रेशियो के हिसाब से डेवलप किया जाता है उस मैप को। फिर वर्नियर स्केल के बारे में बात करते हैं। देखिए वर्नियर स्केल फ्रैक्शनल मेजरमेंट के लिए यूज होता है। और तो वर्नियर स्केल के बारे में बात करेंगे, फ्रैक्शनल मेजरमेंट के लिए यूज होता है। देखिए इसमें जो फॉर्मूला होता है, वन लीस्ट काउंट इक्वल, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन और माइनस वन स्केल और वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, चार तरीके के वर्नियर्स होते हैं, डायरेक्ट, रेट्रोग्रेड, डबल और एक्सटेंडेड। ठीक है, डायरेक्ट वर्नियर सिंपल वर्नियर होता है, कैलिब्रेटेड इन सेम डायरेक्शन ऑफ मेन स्केल। जैसे ये मेन है, इसके ऊपर ये वर्नियर लगा है, दोनों एक ही तरफ कैलिब्रेट होते हैं, इधर तरफ। तो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल निकालते हैं n-1 इनटू मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, और लीस्ट काउंट निकलता है मेन स्केल डिवीजन अपॉन n। देखिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला सेम रहता है, मेन स्केल डिवीजन अपॉन n। फिर रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल मूव अपोजिट टू मेन स्केल, जैसे ये इधर मूव करता है और ये इधर मूव करता है। ठीक है, इसमें ये होता है। तो इसमें नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू n+1, उसमें n-1 था ऑफ मेन स्केल डिवीजन। इसमें जो VSD होता है वर्नियर स्केल डिवीजन, वो बड़ा होता है। फिर डबल वर्नियर, ये टू स्केल एडेड विद जीरो एट द सेंटर और कैलिब्रेटेड इन बोथ द डायरेक्शन। फिर एक्सटेंडेड वर्नियर होता है यूज्ड व्हेन रीडिंग कैन नॉट बी रीड इजिली। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डिविजन निकालते हैं वर्नियर स्केल इक्वल टू 2n-1 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला सेम है। फिर तीन तरीके की स्केल होती है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल एंड वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के बारे में तो पढ़ ही लिया। प्लेन स्केल जो होती है वो 2 डायमेंशन मेजर करती है, यूनिट्स और टेंस। डायगोनल स्केल 3 डायमेंशन मेजर करती है, यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पेन का प्रिंसिपल होता है। फिर स्केल ऑफ कॉर्ड्स मेजर सेट ऑफ, एंगल ऑफ सेट ऑफ, ऑफसेट बोलते हैं, यहाँ ऑफसेट होगा, सेट ऑफ नहीं होगा। एक्सटेंडेड वर्नियर कैन आल्सो बी एम्प्लॉयड विद एबनी लेवल। फिर एरर ड्यू टू रॉन्ग स्केल, representative fraction of wrong scale upon representative of correct scale into measured length wrong वाली। ये इसका फॉर्मूला होता है करेक्ट इंटू करेक्ट इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए, हर जगह यूज हो जाएगा। एरिया में क्या होगा, स्क्वायर कर देंगे इंटू मेजर्ड एरिया। फिर नोट, मेजर पॉइंट्स मेजर विद हाई प्रिसीजन और माइनर पॉइंट्स विद लोअर प्रिसीजन, ये याद रखेंगे। अगर एरिया स्मॉल है तो जो डिटेल्स होंगी वो मोर होंगी और लार्ज स्केल यूज होगा, और एरिया अगर लार्ज है तो स्केल जो है वो स्मॉल होगी और डिटेल जो होगी लेस होगी। देखिए जितना नीचे ज्यादा होगा उतनी स्केल छोटी होगी, जितना स्केल कम होगा, नीचे नीचे डिजिट कम होगी, उतना स्केल बड़ी होगी। फिर लीनियर मेजरमेंट करते हैं। देखिए लीनियर मेजरमेंट करते हैं पेसिंग से, स्टेपिंग से, पासोमीटर, पेडोमीटर, ओडोमीटर से।
जो पेसिंग होती है वो अराउंड एक स्टेप स्टेप वाइज होती है, एक स्टेप पर करीब 80 सेंटीमीटर लेते हैं, ये रफ केस है। मेजरमेंट के लिए होती है। पासोमीटर स्टेप्स काउंटिंग, फिर पेडोमीटर भी, ओडोमीटर जो होता है गाड़ी में होता है ना, वो डिस्टेंस मेजर करता है, और स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है। फिर चेनिंग, चेनिंग जो हमारा सेगमेंट है जिसे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, कि गैल्वेनाइज्ड माइल स्टील वायर होता है, लेंथ जो होती है ईच लिंक की वो 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, टैलीज प्रोवाइड किया जाता है एट 1 मीटर फॉर 5 मीटर एंड 10 मीटर चेन्स, और एट एवरी 5 मीटर फॉर 20 एंड 30 मीटर चेन्स। फिर टाइप्स ऑफ चेन्स देखिए, एक होती है मेट्रिक चेन, फिर दो तरीके की होती है, एक 20 मीटर एक 30 मीटर। फिर इंजीनियरिंग घंटा चेन एंड रेवेन्यू चेन। मेट्रिक चेन जो होता है वो 20 मीटर की होती है, नंबर ऑफ लिंक जो होते हैं वो इसमें 100 होते हैं, और जो नंबर ऑफ लेंथ ऑफ वन लिंक होती है 20 सेंटीमीटर, जो कि बताया था। 30 मीटर की 150 लिंक और 20 सेंटीमीटर का एक लिंक। इंजीनियरिंग चेन 100 फीट की होती है, घंटा चेन 66 फीट की, और रेवेन्यू चेन 33 फीट की। ठीक है, 100 लिंक्स होते हैं एक घंटा चेन में, इंजीनियरिंग चेन में 100 फीट, 1 फीट का एक लिंक, और 100 लिंक होते हैं। फिर घंटा चेन जिसे सर्वेयर चेन भी कहते हैं, ये 66 फीट की होती है, और 100 लिंक्स होते हैं, और वन लिंक इक्वल टू 66/100। रेवेन्यू चेन 33 फीट की होती है, लिंक जो होते हैं वो 16 होते हैं, देन वन लिंक इक्वल टू 62.87। ये कैसा आएगा, 33/16 करेंगे तो आ जाएगा। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अगर टेप स्प्रिंग बैलेंस थर्मामीटर है तो 1 in 10,000 पे करते हैं मेजर। स्केल टेप प्लम बॉब है तो 1 in 1,000, और टेस्ट चेन प्लम बॉब है 1 in 1,000। चेन इन एवरेज कंडीशन 1 in 500, और रफ और हिली एरिया तो 1 in 250। ठीक है, याद रखेंगे। फिर 1 माइल इक्वल टू 80 घंटा चेन होती है, यहाँ 1 माइल होगा। 1 माइल इक्वल टू 80 घंटा चेन, और 10 घंटा चेन इक्वल टू 1 फुट लॉन्ग, और 1 एकड़ इक्वल टू 10 इंटू, मान चलिए 20 इंटू घंटा चेन होती है। 1 एकड़ इक्वल टू 20 इंटू घंटा चेन, और 1 माइल इक्वल टू 10 80 फुट लॉन्ग, 80 घंटा चेन, और 1 घंटा चेन इक्वल टू, अरे कंफ्यूजन, रुकिए रुकिए, 1 माइल इक्वल टू 80 घंटा चेन, और 10 घंटा चेन 1 फुट लॉन्ग के बराबर होती है, और 1 एकड़ इक्वल टू 20 इंटू घंटा चेन होती है, 43560 फीट के बराबर। फिर रेवेन्यू चेन फॉर कैडेस्ट्रियल सर्वे यूज होता है, और इंजीनियरिंग चेन यूज होता है फीट इन डेसिमल में मेजर करता है। ठीक है, रेवेन्यू चेन जिसे सर्वेयर चेन भी बोलते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा था ना, नहीं अच्छा, सर्वे चेन तो घंटा चेन थी। रेवेन्यू चेन कैडेस्ट्रियल सर्वे में यूज होती है, ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सर्वेयर चेन ही हमारी इन घंटा चेन होती है। फिर मैक्स टॉलरेंस, स्टैंडर्ड पुल जो होता है वो 8 किलो का होता है, टेम्परेचर 20 डिग्री रखा जाता है। 1 मीटर 5 लिंक होती है, ±2 mm पे होता है। तो 5 मीटर ±3, 10 मीटर ±3, 20 मीटर ±5, और 30 मीटर ±8। तो याद रखेंगे 23358। ठीक है, और देखिए दो तरीके से दिक्कत आ सकती है चेन मेजरमेंट में। अगर चेन शॉर्ट है तो ये सब करेंगे, और चेन अगर लॉन्ग है तो ये सब करेंगे। ये बहुत जरूरी है, इसको आप पढ़ लेंगे। फिर लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये क्वेश्चन आया था ऑप्टिकल थियोडोलाइट का, जो लीस्ट काउंट है वो कितना होता है। देखिए वर्नियर का 2 सेकेंड्स होता है, 20 सेकेंड्स होता है। ऑप्टिकल का 1, इलेक्ट्रॉनिक का 1, लेवलिंग स्टाफ का 5 mm, टोटल स्टेशन का 1 सेकेंड, टोटल स्टेशन 1, प्रिज्मेटिक कंपास 30 मिनट, सर्वेयर कंपास 15 मिनट्स। फिर टाइप्स ऑफ टेप, देखिए 4 तरीके के टेप होते हैं। ठीक है, क्लोथ और लिनन, मेटेलिक, स्टील, इनवार। जो इनवार है इसमें मोस्ट एक्यूरेट होता है, स्टील 65 और निकल 36% होता है। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस आए थे रिसेंट में एसएससी जे में। क्या होता है इसमें, ये पूछा गया था कि जब सर्वेयर सर्विंग करता है तो जो कौन से मूवमेंट होते हैं हैंड्स के, जो किस चीज को शो करता है। ठीक है, अगर लेफ्ट आर्म मूव है और मूव टू लेफ्ट है तो मूव द रॉड लेफ्ट, और राइट आर्म अप है और मूव टू राइट है तो मूव रॉड टू राइट। अच्छा, ये यहाँ पे है। ठीक है, ये रेंजिंग सिग्नल का पार्ट है, रुकिए मैं यहीं पढ़ा देता हूँ। हैंड सिग्नल जो होते हैं, अगर मूवमेंट ऑफ लेफ्ट आर्म
कंटिन्यू ओवर 90 डिग्री है तो कंटिन्यू टू मूव टू माई लेफ्ट, जो सर्वेयर होता है उसके लेफ्ट में। मूव ऑफ राइट आर्म, मूवमेंट ऑफ राइट आर्म ओवर 90 डिग्री तो कंटिन्यू टू मूव टू माई राइट। रैपिड स्वीप विद लेफ्ट होगा तो मूव कंसिडरेबली टू लेफ्ट। मूव स्वीप, रैपिड स्वीप टू राइट, कंसिडरेबली राइट मुड़ना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। स्लो स्वीप है तो मूव स्लोली, और स्लो स्वीप टू राइट है तो स्लोली मूव करना है राइट में। लेफ्ट आर्म अप है और मूव टू राइट है, ठीक है, मूव रॉड टू लेफ्ट। और राइट आर्म अप है और मूव टू राइट है तो मूव रॉड टू राइट। फिर कुछ लाइन्स है जैसे सर्वे करते हैं, ठीक है, जैसे एरिया इसमें हम सर्वे करते हैं तो इसमें जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है इसे बेस लाइन कहते हैं। ये जो है ना, लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एरिया, इसे बेस लाइन कहते हैं। चेक लाइन क्या होता है? ये प्रूफ लाइन होता है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क। फिर टाई लाइन, ऑक्सिलरी लाइन या सब्सिडरी लाइन होता है। ये क्या होता है? नियर बाय ऑब्जेक्ट की डिटेल कलेक्ट करने के लिए होता है टाई लाइन। टाई स्टेशन, टाई मेन लाइन पे स्टेशन एलोकेट करते हैं ना, ताकि टाई लाइन उनसे निकल सके, उसे टाई स्टेशन कहते हैं। ऑफसेट क्या होता है? लेटरल डिस्टेंस होता है, जैसे ये बेस हो गया, ये यहाँ पे टाई स्टेशन हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये जो होता है इसे ऑफसेट कहते हैं। फिर चेन सर्वे इंस्ट्रूमेंट एरोज यूज करते हैं, ठीक है। लेंथ होती है जो 400 mm की, प्लस माइनस 5 mm का टॉलरेंस होता है। डायर 4 mm का होता है। ऑफन यूज फॉर एवरी चेन लेंथ। टैक्स होता है 25 x 25 x 150 टू मार्क द सर्विस स्टेशन एंड पॉइंट्स। ऑफसेट रॉड होती है 3 मीटर की लेंथ होती है फॉर प्लॉटिंग ऑफसेट। फिर रेंजिंग किस लिए होता है? लोकेटिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑफ द सर्वे लाइन। यहाँ पे जैसे इसे इसे जो कहते हैं इसे रेंजिंग कहते हैं, लोकेशन लोकेटिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स। दो तरीके से होती है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रेंजिंग होती है डन बाय आई और लाइन रेंजर विच स्टेशन आर इंटरविजिबल। इनडायरेक्ट में क्या होता है? स्टेशन इनविजिबल होते हैं, लॉन्ग साइड पे होते हैं, अवेलेबल होते हैं। रेंजिंग रॉड जो होती है वो 2 से 3 मीटर की होती है। नंबर ऑफ बैंड 10 होते हैं, और 2 मीटर में, और 15 mm के होते हैं 3 मीटर में। इक्विप्ड विद फ्लैग्स होते हैं। रेंजिंग रॉड यूज फॉर वेरी लॉन्ग रेंजिंग, 4 से 8 मीटर की रॉड होती है। फिर रेंजिंग रॉड जो रिक्वायर होती है वो फॉर डायरेक्ट रेंजिंग 3 होती है, इनडायरेक्ट रेंजिंग के लिए 4, ऑल्सो इन रेसिप्रोकल रेंजिंग। एंड जो सर्वे रिक्वायर होते हैं वो 2 होते हैं। फिर कई तरीके के ऑफसेट प्लॉट करने के वो डिवाइसेस होते हैं। पहला है ओपन क्रॉस स्टाफ, ये 90 डिग्री एंगल पे मेजर करता है, और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम दिखा के भी पूछ लेते हैं। फिर फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ये 45, 90, 135 और 180 डिग्री पे मेजर करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागोनल शेप का होता है। फिर एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, एनी एंगल पे क्रॉस स्टाफ मेजर कर सकता है। जो लोअर स्केल है वो मेन स्केल होती है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऑप्टिकल स्क्वायर, ये 90 डिग्री मेजर करता है और मोस्ट एक्यूरेटली मेजर करता है। जो इसमें मिरर मिरर होते हैं वो 45 डिग्री पे अरेंज होते हैं। और पेंटागोनल प्रिज्म यूज होता है। डबल रिफ्लेक्शन इसका प्रिंसिपल है। इंडेक्स मिरर 105 डिग्री पे होता है, हॉरिजॉन्टल मिरर 120 डिग्री पे। फिर प्रिज्म स्क्वायर 90 डिग्री और साइड स्क्वायर भी 90 डिग्री पे मेजर करते हैं। जो लॉन्ग ऑफसेट होता है वो 15 मीटर से ज्यादा होता है, और शॉर्ट ऑफसेट 15 मीटर से कम। The limiting length of offset depends upon scale offset, error in direction and length of line, और accuracy। इसका जो फॉर्मूला होता है L sin थीटा अपॉन एस, एस जो है वो स्केल है, लेस देन इक्वल टू 0.25 mm, ठीक है। फिर मैक्स एरर अलाउड होती है जो ऑफसेट में होती है वो 0.25 mm होती है, तभी तो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट बताया गया है। फिर मेथड ऑफ टाइज to set offset from two different points on chain length by equilateral triangle होता है। स्विंगिंग ऑफसेट होता है, एक चेन होती है, यहाँ पे खड़े होकर स्विंग कर रहे हैं तो ऐसे यहाँ पे ऑफसेट बन जाता है ना, वैसे स्विंगिंग ऑफसेट होता है। गेटिंग शॉर्टेस्ट लेंथ। फिर एरर करेक्शन पे बात करते हैं। एरर का फॉर्मूला होता है मेजर लेंथ माइनस ट्रू एम वी माइनस टी वी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ माइनस ट्रू वैल्यू। और करेक्शन जो होता है वो एरर का नेगेटिव होता है, तो करेक्शन इक्वल टू टीवी माइनस एम वी हो जाएगा। क्यूमुलेटिव एरर होता है ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल जो है वो लेंथ ऑफ लाइन है, ये क्यूमुलेटिव हो गई। कंपनसेटिंग में क्या होता है? ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल।
नॉट इन अकर सेम डायरेक्शन, और ये बैंड रेंजिंग की वजह से होता है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। और ये इनकरेक्ट मार्किंग ऑफ चेन कॉल्ड रैंडम एरर, उसकी वजह से होता है। फिर टेप पे करेक्शन लगाए जाते हैं ड्यू टू एरर, जो भी एरर आती हो उनकी वजह से। स्टैंडर्डाइजेशन का एरर होता है, इसे कॉल्ड एब्सोल्यूट लेंथ भी कहते हैं, एरर ऑफ एब्सोल्यूट लेंथ या करेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट लेंथ। ठीक है, इसमें नेगेटिव एरर होती है और पॉजिटिव एरर होती है, करेक्शन अपोजिट होता है इसका। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता ही दिया था, करेक्ट इंटू करेक्ट इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। इसका न्यूमेरिकल आगे होगा तो करके बताएंगे हम आपको। टेम्परेचर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके की एरर होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा टी एम माइनस टी नॉट, और यहाँ पे शायद एल होता है, रुकिए मैं बताता हूँ। हाँ, ये एल होता है। ठीक, फिर पुल और टेंशन, ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव एरर होती है। इसका फॉर्मूला पी एम माइनस पी नॉट इंटू एल अपॉन ए। फिर सैग सिर्फ नेगेटिव होता है एरर। स्लोप का जो एरर होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, सिर्फ एक है सैग, इसका एरर जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन, टेम्परेचर और पुल और टेंशन, 8 किलो का जो पुल था वहां पे पड़ा था, ये सब पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। ठीक है, सैग का जो होता है वो पॉजिटिव एरर होता नेगेटिव एरर होता है। बाकी स्लोप का, रॉन्ग अलाइनमेंट का, इन सब का पॉजिटिव एरर होता है। ठीक है, ये माइनस एल एच अपॉन आर होगा इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, इसका एच स्क्वायर बटे 12 होता है, और ये कॉस थीटा 1 और ये ऐसे होता है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये क्यूब होगा, ठीक है, और ये जो होता है ये पी स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूलाज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब बटे 24 पी स्क्वायर, या फिर डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 पी स्क्वायर। ठीक है, फिर एरर ड्यू टू बैंड रेंजिंग क्यूमुलेटिव पॉजिटिव होता है। एरर ड्यू टू वेरिएशन इन पुल कंपनसेटिंग होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। टेप नॉट स्ट्रेट टाइट क्यूमुलेटिव पॉजिटिव। फिर ये फॉर्मूला जो मैंने अभी तक 3 बार बता चुका हूँ। और साइज ऑफ फील्ड बुक जो होती है वो 20 × 12 सेंटीमीटर होती है, काफी बार पूछा गया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ फील्ड बुक 12 × 20 या 20 × 12। ठीक है, फिर लीनियर मेजरमेंट ऑन अ स्मूथ ग्राउंड, डायरेक्शन जो डायरेक्ट मेथड यूज होता है, नंबर ऑफ एरोज इनटू चेन लेंथ करेंगे। फिर ऑन स्लोपिंग ग्राउंड डाउन द हिल प्रेफर्ड, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में क्वेश्चन में पूछा गया था। प्लम्बॉब यूज टू लोअर डाउन द वैल्यू बाय डायरेक्ट मेथड। फिर यूनिफॉर्म स्लोप, इस पे हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाएंगे कॉस थीटा वाला। फिर हाइपोटेनस अलाउंस माइनस एल 1 - cos थीटा, या एल कॉस थीटा -1, यहाँ पे यूज हुआ था ना, एल कॉस थीटा -1 स्लोप का ही होता है। और इसका जो एरर नेगेटिव होता है और करेक्शन पॉजिटिव होता है। एल कॉस थीटा -1 से याद रखेंगे, एल कॉस थीटा -1, हाँ ठीक है। हाइपोटेनस अलाउंस एल सेक थीटा, आप ये याद रखिए, एल कॉस थीटा -1, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एरिया बता ही दिया था, वॉल्यूम का क्यूब से इंटू कर देंगे सेम। बट आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ये एंड ये वॉल्यूम, करेक्ट वॉल्यूम इक्वल टू रॉन्ग वॉल्यूम 1 + 3 ई ई, जो ई है वो हमारा एरर है। ठीक है, और एरिया में होता है 1 + 2a इंटू रॉन्ग एरिया इक्वल टू करेक्ट एरिया। फिर नॉर्मल टेंशन पुल अप्लाइड टू अ टेप टू इक्वलाइज एरर ड्यू टू पुल और सैग। फिर कंपास सर्वे पे आ जाते हैं हम लोग। कंपास सर्वे देखिए, दो तरीके के कंपास होते हैं, एक प्रिज्मेटिक, एक सर्वेयर। प्रिज्मेटिक निडल ब्रॉड टाइप होती है, और इसकी एज बार टाइप होती है। निडल नॉट एक्ट एज इंडेक्स, इसमें निडल इंडेक्स की तरह एक्ट करती है। फिर ग्रेजुएटेड रिंग अटैच्ड विद निडल एंड डज नॉट रोटेट विद line of sight, graduated ring attached to a box and rotates along the line of sight, ये WCB सिस्टम फॉलो करता है, ये QCB सिस्टम। WCB होता है
होल सर्किल बेयरिंग, और ये QCB होता है क्वाड्रेंटल सर्किल बेयरिंग। ठीक है, ये 0 से 90 तक होता है और 0 से 360। ग्रेजुएशंस आर अरेंज्ड इन ग्रेड व्हेन इन्वर्टेड, और ग्रेजुएशंस इन ग्रेड व्हेन इरेक्ट होते हैं। ट्राइपॉड मे और मे नॉट रिक्वायर्ड, ट्राइपॉड इज रिक्वायर्ड। साइटिंग एंड रीडिंग डन साइमल्टेनियसली, साइटिंग एंड रीडिंग कैन नॉट बी डन simultaneously. Reading taken with the help of prism at the end slit, और रीडिंग डायरेक्टली सीइंग थ्रू द ग्लास। ठीक है, ये डायग्राम्स होते हैं। देखिए ये इरेक्ट होती है ना, ये इरेक्ट होता है ना, और ये QCB सिस्टम फॉलो करता है। तो 0 और ये 90, 0 और 90, ये क्या होता है, ये उल्टा चलता है। ठीक है, तभी तो इन्वर्टेड और एनग्रेव्ड बोला गया है। तो यहाँ से शुरू होता है ये 90, और ये ऐसे देन ऐसे। ठीक है, फिर WCB सिस्टम 0 से 360 जाता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। QCB क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ चलता है। फिर हम लोग कन्वर्जन पे बात करेंगे, QB से WCB और यहाँ पे WCB से QB में। तो कैसे होता है कि जैसे QB में देखिए रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, नॉर्थ एंगल एंड देन ईस्ट, साउथ एंगल देन ईस्ट। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। पहले क्वाड्रेंट में WCB से QB सिस्टम में ही होता है, और एंगल जो होता है 0 से 90 डिग्री में होता है। फिर ये 180 माइनस QB एंड 180 प्लस QB, 360 माइनस QB। एंगल सबका ये लिखा है। और फिर QB से WCB से QB में जाएंगे, तो इसका भी कन्वर्जन होता है 0 से 90। पहली बात तो क्या QB इक्वल टू WC, ये 180 माइनस WC, ये WCB माइनस 180 एंड 360 माइनस WCB। ये एंगल रिप्रेजेंटेशन देखिए, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे नहीं, तो जैसे यहाँ पे है। ठीक है, ये WCB में दिया है, ये दिया है 120 डिग्री, तो इसे हमें QB में चेंज करना है। तो QB में चेंज करने के लिए क्या होगा, नॉर्थ और साउथ। अगर ऊपर वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में तो नॉर्थ से कैलकुलेट करेंगे, और नीचे वाले सेक्शन में तो साउथ से। तो साउथ से हमें ये कैलकुलेट करना है, ये कितना है। तो ये हमारा है 180 माइनस 120 इक्वल टू 60। तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ 60, यहाँ पे ईस्ट है, ईस्ट। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कन्वर्जन होता है। फिर रिलेशन पे आते हैं, FB और BB पे। FB जो होता है वो हमारा फोर बेयरिंग होता है, फोर बेयरिंग। एंड BB जो होता है वो हमारा बैक बेयरिंग होता है। ठीक है, बैक बेयरिंग। तो इनके दोनों के बीच में रिलेशन जो होता है वो ये होता है, FB इक्वल टू BB, BB इक्वल टू FB प्लस माइनस 180। ठीक है, पॉजिटिव होगा जब FB छोटा होगा 180 से, और नेगेटिव होगा जब FB 180 से बड़ा होगा। ठीक है, ये WCB में क्वाड्रेंटल में क्या होता है, सीधे सीधे कन्वर्जन होता है, नॉर्थ साउथ में और ईस्ट वेस्ट में एंगल होता ही रहता है। ठीक है, और देखिए ये लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, अगर जैसे कोई एरिया में खड़े हैं और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो, तो क्या होता है, कंपास पे डायरेक्शन सही नहीं दिखाता, उसे लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। तो अगर फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग इक्वल टू 180 आ रहा है तो हमारा नो लोकल अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर ये 180 नहीं आ रहा है तो लोकल अट्रैक्शन वहाँ पे प्रेजेंट है। फिर टेम्परेरी कंपास के बारे में बात करते हैं कि देखिए जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स हैं कंपास में वो कैसे करते हैं। पहले तो हम लोग सेंटरिंग करेंगे, फिर लेवलिंग करेंगे एंड देन फोकसिंग ऑफ प्रिज्म करेंगे। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट में सेम होता है, यहाँ से जितने भी इंस्ट्रूमेंट है थियोडोलाइट टाइक्रोमेट्री सब में, बस उसमें डिफरेंस होता है। जैसे क्या बोलते हैं उसे, प्लेन टेबल में उसमें सबसे पहले लेवलिंग करते हैं देन सेंटरिंग करते हैं। ठीक है, फिर परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ कंपास क्या क्या होती हैं, एडजस्टमेंट ऑफ निडल, एडजस्टमेंट ऑफ लेवल, एडजस्टमेंट ऑफ पाइवट और एडजस्टमेंट ऑफ साइड वेन। फिर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पे बात करते हैं कि एंगल बिटवीन टू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है उसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। जैसे ये हमारा ट्रू बियरिंग हुआ, और ये हमारा ट्रू बियरिंग हुआ, ये हमारा मैग्नेटिक बियरिंग हुआ। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसे कहते हैं, और ये कांस्टेंट नहीं होता, जगह से जगह चेंज होता रहता है। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ट्रू बियरिंग
प्लस माइनस इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डेल्टा। जो डेल्टा होता है वो हमारा ये होता है, ये एंगल, ठीक है। तो अगर ईस्टवर्ड है तो ये पॉजिटिव होता है, और वेस्टवर्ड है तो ये नेगेटिव होता है। ये याद रखेंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आएगा। फिर टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कई बार पूछा गया है रिसेंटली क्वेश्चंस में कि सेकुलर वेरिएशन क्या होता है। इट इज़ ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ ग्रेजुअल शिफ्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। फिर एनुअल वेरिएशन ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ फ्रॉम ईयर टू ईयर। ड्यूरेनल वेरिएशन रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है। इरेगुलर वेरिएशन अगर कोई नेचुरल डिजास्टर या डिस्टर्बेंस हो जाए, जैसे वॉल्केनो, अर्थ का, उसकी वजह से हो जाता है इरेगुलर वेरिएशन। फिर एंगल ऑफ डिक क्या होता है? वर्टिकल एंगल होता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप होता है। इंक्लिनेशन एंगल ऑफ निडल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एट इक्वेटर इक्वल टू 0 एट मैग्नेटिक इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ये होता है वर्टिकल, ये ऊपर पॉजिटिव होगा एट डिप और नीचे नेगेटिव होगा। फिर आइसोगोनिक लाइंस काफ़ी बार पूछा जाता है कि आइसोगोनिक लाइंस आइसोक्लिनिक लाइंस क्या होता है। आइसोगोनिक लाइंस होता है कि जो पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन को लाइन जो ज्वाइन करती है उसे कहते हैं और यहीं पे आइसोक्लिनिक लाइन होती है जो पॉइंट्स इक्वल डिप को ज्वाइन करते हैं। एक मिनट, ये इक्वल नहीं होगा, ये ज़ीरो डिप होगा, ठीक है। फिर एगोनिक जो पॉइंट्स ऑफ, ये इक्वल होगा, पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन, और एक्लिनिक होता है पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिप जो होती हैं। एक मिनट रुकिए, मैंने कुछ गलत लिख दिया है। आइसोगोनिक, अच्छा ठीक है। अब पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन जो होता है उसे आइसोगोनिक बोलते हैं। एगोनिक होता है पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन, ठीक है। एक लाइन ज्वाइन करती है जो पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन को ज्वाइन करती है उसे आइसोगोनिक बोलते हैं। आइसोक्लिनिक होता है पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिप को ज्वाइन करने वाले, और पॉइंट्स ऑफ जीरो डिप को ज्वाइन करने वाले जो लाइन होती है उसे एक्लिनिक लाइन बोलते हैं। फिर आगे बात करते हैं कि एट नून सन इज एग्जैक्टली ऑन द जोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। हेंस टू बियरिंग एट नॉर्थ इज 0 डिग्री एंड टू बियरिंग एट साउथ इज 180 डिग्री। ये याद रखेंगे। जो नून में जो सन होता है वो जोग्राफिकल मेरिडियन पे प्रेजेंट होता है, तो उस टाइम टू बियरिंग एट नॉर्थ इज 0 डिग्री एंड टू बियरिंग एट साउथ इज 180 डिग्री। फिर ट्रेवर्सिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रेवर्सिंग क्या होता है? Traversing is in which number of connected survey line form a framework, and direction and length of survey lines are measured with the help of an angle measuring instrument and tape. तो ट्रेवर्सिंग आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। एक कनेक्टेड लाइंस का एक फॉर्मवर्क होता है, उसमें डायरेक्शन और लेंथ मेजर करते हैं और विद द हेल्प्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड टेप्स, ठीक है। इससे क्या होता है, एक फॉर्मवर्क डेवलप हो जाता है। इससे टाई लाइंस, वेस लाइंस बना सकते हैं। दो तरीके के ट्रैवर्स होते हैं, एक क्लोज ट्रैवर्स, एक ओपन ट्रैवर्स। जो क्लोज होता है जो वो स्टार्टिंग से शुरू होता है और स्टार्टिंग पे आके ख़त्म हो जाता है, जैसे ये, ठीक है। और ओपन ट्रैवर्स होता है ऐसा, ये हाईवेज़ और रेलवेज़ भी यूज़ होता है, और ये बाउंड्रीज ऑफ लेक्स और लार्ज बॉडीज़ में होता है। फिर आगे ट्रैवर्सिंग के कई मेथड्स होते हैं। चेन एंड कंपास, फास्ट निडल मेथड, इसे लूज निडल मेथड भी कहते हैं, चेन एंड कंपास को। देन ट्रेवर्सिंग बाय डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल। फिर सब पे एक एक बार ये थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ट्रेन ट्रेवर्सिंग ओनली लीनियर मेजरमेंट आर डन, सूटेबल फॉर एक्यूरेट, अनसूटेबल फॉर एक्यूरेट वर्क्स, ये सूटेबल नहीं होता। फिर लूज निडल मेथड, चेन एंड कंपास से मेजर किया जाता है, नॉट सो एक्यूरेट, मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टेब्लिश एट एवरी पॉइंट एंड एंगल मेजर्ड विद द कंपास एंड डिस्टेंस विद चेन, ठीक है। हर पॉइंट पे, जैसे एक ये पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन डेवलप की, फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आके फिर ऐसे हमने 3 बार मैग्नेटिक मेरिडियन डेवलप की। लेकिन फास्ट निडल में मेथड में क्या होता है, एक बार मैग्नेटिक मेरिडियन डेवलप किया, फिर हर उस पर जाके फिर मेजर कर लिया, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ एक बार मैग्नेटिक मेरिडियन डेवलप की। मोर एक्यूरेट और मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टेब्लिश एट वंस स्टार्टिंग पॉइंट, अदर डायरेक्शन मेजर्ड विद थियोडोलाइट, इसमें चेन से मेजर करते हैं, इसमें थियोडोलाइट से, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए 3 मेथड होते हैं फास्ट निडल मेथड के। डायरेक्ट मेथड बाय ट्रैवर्सिंग, डायरेक्ट मेथड विदाउट ट्रांजिस्टिंग एंड बैक बेयरिंग मेथड। अच्छा, ये ट्रांजिस्टिंग है एंड विदाउट ट्रांजिस्टिंग एंड बैक बेयरिंग मेथड।
फिर ट्रैवर्सिंग बाय डायरेक्ट मेजरमेंट एंगल मोस्ट एक्यूरेट होता है, पहली बात, डन बाय टू मेथड्स, इंक्लूडेड एंगल एंड डिफ्लेक्शन एंगल। फिर ट्रैवर्स बाय इंक्लूडेड एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 2n-4 × 90 और एक्सटीरियर एंगल होगा 2n+4 × 90। आगे बढ़ते हैं कि ट्रैवर्स बाय डिफ्लेक्शन, इसमें सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल जो होता है वो 360 होता है। राइट से मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट से मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगा। ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप याद रखिए, ये जब न्यूमेरिकल ये करेंगे तो ईजी पड़ेगा सॉल्व करना। फिर ट्रैवर्स बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ बैक बेयरिंग, फास्ट फोर बेयरिंग ऑफ लास्ट लाइन इक्वल टू +-180 मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल स्टेशन। जो करेक्शन होता है उसका फॉर्मूला ये होता है AE/N, इसे याद रखेंगे। ट्रैवर्स बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ बैक बेयरिंग। फिर आगे पढ़ते हैं कि मेथड्स टू प्लॉट ट्रैवर्स, एंगल एंड डिस्टेंस मेथड, कोऑर्डिनेट मेथड। ठीक है, लेस एक्यूरेट होता है, अनसूटेबल सूटेबल फॉर स्मॉल वर्क्स। ये कोऑर्डिनेट मेथड मोर प्रैक्टिकल होता है एंड एक्यूरेट होता है। दो मेथड होते हैं, एंगल एंड डिस्टेंस मेथड और कोऑर्डिनेट मेथड। इसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है, प्रोट्रैक्टर, टेंजेंट एंड टेंजेंट ऑफ एंगल मेथड और बाय कॉर्ड ऑफ एंगल मेथड। फिर कोऑर्डिनेट मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग, वर्क ऑन कोऑर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम। फिर लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से शुरू होता है जिससे न्यूमेरिकल और क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ट्रैवर्स वाले चैप्टर में लैटिट्यूड देखिए, ए कैसे होता है, कैसे होता है। ठीक है, ये लैटिट्यूड होती है हमारी और वाई एक्सेस, और ये डिपार्चर होती है एक्स एक्सेस पे। ये डिपार्चर D=L sin थीटा होता है और ये होता है लैटिट्यूड =L cos थीटा, इसे याद रखेंगे आप। ठीक है, कोऑर्डिनेट लेंथ ऑफ पैरेलल टू मेरिडियन L cos थीटा, डिपार्चर D=L sin थीटा होता है और D/L जो होता है वो tan थीटा होता है। फिर आगे पढ़ते हैं क्लोजर एरर। ठीक है, डिस्टेंस बाय विच ट्रैवर्स फेल टू क्लोज, दैट इज समेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए क्लोजर एरर कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है E = लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस डिपार्चर का स्क्वायर। और फिर ये फॉर्मूला होता है। फिर डिफ्लेक्शन ऑफ क्लोजर एरर, ठीक है, E/L, डिफ्लेक्शन जो होता है क्लोजर एरर का एरर ऑफ डिपार्चर अपॉन एरर ऑफ लैटिट्यूड से निकलता है। ठीक है, अगर जो ट्रैवर्स है एरर फ्री है तो लैटिट्यूड और डिपार्चर 0 बैठेंगे। ठीक है, फिर करेक्टिव एरर ऑफ क्लोजर E/P होता है। E जो होता है हमारा एरर होता है और P जो होता है हमारा पेरीमीटर होता है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ये करेक्टिव एरर ऑफ क्लोजर है। और करेक्शन एरर ऑफ ट्रैवर्सिंग, जैसे अगर कोई एरर है तो उसको बैलेंस आउट करते हैं, मतलब पूरे उस पर फैला देते हैं तो नेगलेक्ट हो जाती है एरर। तो इसके 3-4 मेथड होते हैं। पहला है बाउडेज, ये तब यूज़ होता है व्हेन जब लीनियर मेजरमेंट मोर एक्यूरेट हो एंगुलर मेजरमेंट से, और कैन बी अप्लाइड टू डिपार्चर एंड लैटिट्यूड बोथ। ये मैंने बता दिया, एंगुलर एंड विद द सेम प्रिसीजन। एक मिनट यहाँ पे, अच्छा ये नहीं, इसमें एंगल एंड डिस्टेंस मेथड, डिस्टेंस आर मेजर्ड विद सेम प्रिसीजन। ठीक है, यूज्ड इन क्लोज ट्रैवर्स आल्सो कॉल्ड कंपास रूल, इसे कंपास रूल बोलते हैं। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल, और जब एंगुलर होता है तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√L। एल जो होता है वो लेंथ ऑफ लाइन होती है। फिर करेक्शन इन लैटिट्यूड कैसे लगाते हैं, टोटल एरर इन लैटिट्यूड इनटू E/P। ठीक है, लेंथ ऑफ लाइन और ऐसे। ठीक है, ये डिपार्चर में भी सेम फॉलो होता है। फिर ट्रांजिट रूल यूज वेयर एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज दैन लीनियर मेजरमेंट। करेक्शन अप्लाइड टोटल एरर ऑफ लैटिट्यूड और डिपार्चर इनटू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड और सम ऑफ लैटिट्यूड। ये पेरीमीटर हो गया हमारा और ये एरर हो गया। ठीक है, ये सब लैटिट्यूड में लगता है। और फिर ग्राफिकल मेथड फॉर रफ सर्वे, बाउंड्री रूल का ग्राफिकल मेथड होता है। एक्सेस मेथड क्या होता है, करेक्शन व्हेन करेक्शन अप्लाइड टू लेंथ ओनली, और करेक्शन लगाया जाता है लेंथ इनटू हाफ ऑफ एरर अपॉन लेंथ ऑफ एक्सेस। फिर आगे पढ़ते हैं इंटरनल एंगल का कॉन्सेप्ट, कैन बी इधर इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल। मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा तो एक्सटर्नल होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इंटरनल होगा।
ठीक है। इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला होता है बैक बिफोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन एक माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। इसे पढ़ना, इसे आगे पढ़ेंगे जब न्यूमेरिकल्स के सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इंक्लूडेड एंगल नेगेटिव होता है तो ऐड 360 कर देते हैं। ये सब आपको यूज़ होगा। ठीक है। लेकिन आप याद रखिए कि अगर नेगेटिव आता है इंक्लूडेड एंगल तो 360 प्लस कर देते हैं, और इंक्लूडेड एंगल पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 360 से। फिर ट्रैवर्सिंग और चेन में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, ये लाइंस फॉर्मिंग पॉलीगन होता है, ये ट्राइंगल बनाता है। ठीक है। यूज़ फॉर लार्ज एरियाज, यूज़ फॉर स्मॉल एरियाज, और यूज़ व्हेन लैंड इज़ नॉट फ्लैट और यूज़ व्हेन लैंड इज़ फ्लैट। नहीं तो प्रिसाइज नहीं रहेगा अगर चेन सर्वे अनड्यूलेटेड एरिया में करेंगे। आगे थियोडोलाइट है हमारा। थियोडोलाइट हम कल से पढ़ेंगे, आज के लिए तय रखते हैं। बाकी PDF आपको मैंने बता ही दिया था कहाँ मिलेगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तय रखते हैं। थैंक यू। आज हम पढ़ेंगे थियोडोलाइट। ये सर्विंग का लेक्चर 2 है। तो थियोडोलाइट से शुरू करते हैं। इट मेजर्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। पहली बात तो किस लिए होता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल के लिए। इसे और भी कई चीजें मेजर कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है। बियरिंग मेजर कर सकते हैं। और ये सब मेजर कर सकते हैं। दो तरीके से होता है थियोडोलाइट का जो मतलब जो थियोडोलाइट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी होते हैं वो ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट पे बेस्ड होते हैं, और जो सेकेंडरी होते हैं वर्नियर, माइक्रोमीटर एंड मॉडर्न थियोडोलाइट, जिसका जो ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक इनका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 सेकेंड होता है। ठीक है। और वर्नियर का 20 सेकेंड्स होता है, याद रखेंगे। फिर ट्रांजिट थियोडोलाइट वो होते हैं जो 180 डिग्री से रोटेट कर जाते हैं, जिनका जो टेलीस्कोप है 180 डिग्री से रोटेट कर जाता है। नॉन ट्रांजिट नहीं रोटेट करते हैं। फिर कुछ अब पार्ट्स पे बात करते हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, एक ये होता है ऐसे। ठीक है। एक ये ऐसे यहाँ पे होता है। तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए, और वर्टिकल सर्कल वर्टिकल एंगल। और फिर लोअर प्लेट से जो थियोडोलाइट है उसका साइज मेजर किया जाता है। मतलब अगर साइज के बेसिस पे डिफाइन किया जाए थियोडोलाइट को, तो लोअर प्लेट के साइज से डिफाइन किया जाता है। ये करीब नहीं तो 8 से 12 सेंटीमीटर की डिस्क होती है। फिर पार्ट्स पे डिस्कस करते हैं। देखिए, 3 सेक्शन में पूरा थियोडोलाइट डिवाइडेड होता है। लेवलिंग असेंबली, हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली और एलिडेट असेंबली। ठीक है। एलिडेट असेंबली सबसे ऊपर होता है, ये सबसे बॉटम पे होता है। ठीक है। ये और प्रॉपर लेवलिंग, ट्रेवेट, लेवलिंग स्क्रू और ट्राई बैच इसमें इंक्लूडेड होता है। हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली में लोअर प्लेट होता है। अच्छा, एक मिनट, ये मिड में होता है, ये मिड में होता है, ये बॉटम में, एंड ये टॉप पे। ठीक है। तो ये लोअर प्लेट जो होता है मैंने अभी बताया था। फिर अपर प्लेट जो होता है वो वर्नियर प्लेट टाइप होती है। ठीक है। इसका ये मेजर कर सकता है, ये थोड़ा ज्यादा फाइन मेजर कर सकता है। ये मिनट और सेकंड में मेजर करता है, जैसे यहाँ लिखा है। और ये डिग्री और मिनट में मेजर करता है। लीस्ट काउंट है 20 मिनट और इसका लीस्ट काउंट है 20 सेकंड। अटैच टू आउटर स्पिंडल। देखिए, बताता हूँ मैं। ये एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। ठीक है। एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। ये जो होती है ये आउटर स्पिंडल से अटैच होती है, और ये जो होती है ये इनर स्पिंडल से अटैच होती है। ठीक है। यही लिखा है, अटैच टू इनर स्पिंडल। और जो टेंजेंट स्क्रूज होते हैं वो फॉर माइनर मूवमेंट के लिए होता है, जैसे मूवमेंट कम हो ऐसे स्क्रूज जो होते हैं प्रोवाइडेड होते हैं। जैसे हमें फाइन मेजरमेंट करना है तो मूवमेंट कम होना चाहिए ना, तो उसके लिए टेंजेंट स्क्रूज प्रेजेंट होते हैं। फिर एलिडेड असेंबली, ये ए फ्रेम बेस्ड होता है, वर्टिकल सर्किल होता है, इसमें एल्टीट्यूड लेवल ट्यूब होता है। फिर स्विंगिंग क्या होता है? स्विंगिंग जो होता है वो हमारा प्रोसेस होता है ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस। दो तरीके से होता है, स्विंगिंग राइट एंड स्विंगिंग लेफ्ट। मतलब राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है, तो स्विंगिंग लेफ्ट हो गया। और मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी तरफ होता है स्विंगिंग। तो क्या होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल एक्सिस के थ्रू आउट मेजर टेलीस्कोप को घुमाने को कहते हैं स्विंगिंग। फिर फेस राइट, इसमें वर्टिकल सर्कल राइट तरफ होता है। फेस लेफ्ट, इसमें वर्टिकल सर्कल लेफ्ट साइड होता है। वो ट्रांजिटिंग, जिसे प्लंजिंग और वो रिवर्सिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बताया था कि 180 डिग्री से टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मोड़ देते हैं वर्टिकल प्लेन में।
रोटेट कर देते हैं। फिर टेलीस्कोप नॉर्मल क्या होता है, वर्टिकल सर्किल इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड बबल इज अप। जैसे वर्टिकल सर्किल, इधर ये वर्टिकल सर्किल है, ये लेफ्ट साइड है, और यहाँ पे जो ये टेलीस्कोप है उसका जो ये बबल है वो ऊपर तरफ है। ये हो गया टेलीस्कोप नॉर्मल। और टेलीस्कोप इन्वर्टेड क्या होता है, टेलीस्कोप इन्वर्टेड ऐसे होता है राइट साइड, एंड ये जो बबल होता है वो नीचे डाउन साइड होता है। फिर डबल साइटिंग, एक बार टेलीस्कोप नॉर्मल से मेजर करेंगे, एक बार टेलीस्कोप इन्वर्टेड से, ठीक है। दोनों तरफ से मेजर करने को डबल साइटिंग कहते हैं। फिर सेंटरिंग क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिससे स्टेशन जो इंस्ट्रूमेंट है उसे प्लेस करते हैं ऑन द स्टेशन सेंट्रली विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब, ठीक है। और अगर विंडी कंडीशन तो ऑप्टिकल फिलामेंट, ये ज्यादा डिफाइंड परफेक्ट होता है। फिर लाइनिंग इन क्या होता है, एस्टैब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स बिटवीन टू इंटरविजिबल पॉइंट्स। इंटरविजिबल पॉइंट्स है उन दोनों के बीच में, जैसे एक ये पॉइंट यहाँ पॉइंट है, ये दोनों विजिबल हैं, और इसके बीच में हमें एक पॉइंट वो इंटरमीडिएट पॉइंट डिफाइन करना है, तो ये लाइनिंग इन से होता है। फिर बैलेंसिंग इन क्या होता है, अगर इंटरविजिबल नहीं है तो उसमें इंटरमीडिएट पॉइंट्स डिफाइन करने के लिए बैलेंसिंग इन करते हैं। तो लाइनिंग इन एंड बैलेंसिंग इन ये होता है। फिर एक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। थेओडोलाइट की कई एक्सेस होती हैं, इसे मैं बता देता हूँ। इसे आपको पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं बताता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस हो गया, वर्टिकल एक्सेस, ये ये वर्टिकल एक्सेस, ठीक, ये लाइन ऑफ कोलिमेशन, एंड ये एल्टीट्यूड लेवल की, नहीं प्लेट लेवल की, और ये एल्टीट्यूड लेवल की। अभी नीचे डायग्राम उसमें देखते हैं। बाकी ट्रूनियन एक्सेस हॉरिजॉन्टल एक्सेस को कहते हैं, और वर्टिकल एक्सेस को अजीमुथ एक्सेस बोलते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक्सेस अबाउट विच टेलीस्कोप रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, और एक्सेस अबाउट विच टेलीस्कोप रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। फिर लाइन ऑफ साइट होती है, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रॉस हेयर एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये लाइन ऑफ साइट होती है। जैसे ये जो टेलीस्कोप हो गया, एंड देन ये डायफ्राम हो गया, यहाँ पे क्रॉस हेयर्स होते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो होती है, ये होता है लाइन ऑफ कोलिमेशन इन अ हॉरिजॉन्टल, जब टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टली वो हो। और यही अगर इसी को लंबा कर दें तो लाइन ऑफ साइट हो जाती है। ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होना नहीं जरूरी, ऐसे भी हो सकती है। फिर एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव लेंस से आई लेंस तक एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप कहलाती है। मतलब एक्सेस, टेलीस्कोप की एक्सेस को कहते हैं एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप। फिर इफ थियोडोलाइट इज प्रॉपर्ली एडजस्टेड, तो हमारी कौन सी एक्सेस किसके परपेंडिकुलर होगी ये देखते हैं। वर्टिकल एक्सेस इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ये रहा। देन जैसे ये देखिए देखिए डायग्राम से पता चल जाएगा, ये वर्टिकल हो गई। अब ये आप देख सकते हैं, मैं इसमें समझाऊंगा कैसे कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ डायग्राम डिलीट कर करके, ये एक्सेस ऑफ प्लेट लेवल एंड एक्सेस ऑफ वर्टिकल, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया। फिर लाइन ऑफ कोलिमेशन, ये लाइन ऑफ कोलिमेशन हो गया, एंड वर्टिकल एक्सेस ये भी 90 डिग्री पे होते हैं, ये सेकंड हो गया। देन हॉरिजॉन्टल, जैसे हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है, एंड ये लाइन ऑफ कोलिमेशन हो गया, तो ये भी एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, ये तीसरा हो गया। फिर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये तो 90 डिग्री ये ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, फोर्थ हो गया। देन हॉरिजॉन्टल सर्किल एंड वर्टिकल एक्सेस, ये ऐसे, ठीक है, ये भी 90 डिग्री पे हो गया, ये फिफ्थ हो गया। फिर एक्सेस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल, ये हो गया एक्सेस ऑफ एल्टीट्यूड, और ये हो गया वर्टिकल एक्सेस, ये भी 90 डिग्री पे हो गया, ये सिक्स हो गया, ठीक है। तो नहीं, लाइन ऑफ कोलिमेशन के पैरेलल, ये लाइन ऑफ कोलिमेशन, एंड ये हो गया एक्सेस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं ना, तो सिक्स हो गया। ये यही पे मैं ये सब समझाया ना, तो ये उसका है। तो
तो फिर आगे देखते हैं जैसे कि देखिए बाय चेंजिंग फेस फेस मैंने अभी बताया था क्या, अगर फेस चेंज कर दें कि जैसे राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट बना दें तो उससे कौन कौन सी एरर एलिमिनेट हो सकती है। जैसे वर्टिकल एक्सेस हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, नहीं हॉरिजॉन्टल एक्सेस वर्टिकल परपेंडिकुलर हो जाएगी वर्टिकल के। देखिए जो पहले लिखा है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ऐसे ही आता है। ये क्या हो गया, ठीक है, ये ऐसे ही आता है। देन लाइन ऑफ कोलिमेशन इज परपेंडिकुलर टू एक्सेस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल, ठीक है ये। एंड देन लाइन ऑफ कोलिमेशन इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये फेस चेंज करने से ही एलिमिनेट हो सकते हैं तीन। एक देखिए दो हॉरिजॉन्टल एक पैरेलल वाला, पैरेलल वाला तो एक ही है। जैसे आप याद रख सकते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन इज पैरेलल विल बिकम पैरेलल टू एल्टीट्यूड लेवल, ठीक है। और लाइन ऑफ कोलिमेशन इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वो हॉरिजॉन्टल इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल। फिर टेम्परेरी एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं, देखिए कैसे करते हैं प्रोसेस जो है। पहले सेंटरिंग करेंगे, देन लेवलिंग करेंगे और फिर एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स करते हैं। एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरेलैक्स में रिमूवल ऑफ पैरेलैक्स कैसे किया जाता है, बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, बाय आई पीस और बाय बोथ और बाय और नन ऑफ दिस। तो इसमें जो है पैरेलैक्स रिमूव करने के लिए फोकसिंग करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस दोनों की हेल्प से करते हैं, ये याद रखेंगे। फिर कौन कौन से परमानेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं, अ, देखिए प्लेट लेवल टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है वर्टिकल एक्सेस को वर्टिकल करने के लिए होता है। फिर क्रॉस एयर रिंग टेस्ट, इसमें क्रॉस एयर को वर्टिकल क्रॉस एयर लाई इन वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये क्रॉस एयर रिंग टेस्ट है। फिर स्पायर टेस्ट हॉरिजॉन्टल इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल। फिर कोलिमेशन अजीमुथ टेस्ट क्या होता है, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं तो याद रखिएगा कि लाइन ऑफ साइट इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। फिर बबल ट्यूब, इसमें देखिए कुछ नाम से पता चल जाएंगे बट ये वाला जो है ये वाला, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है तो याद रखिएगा कि लाइन ऑफ साइट को परपेंडिकुलर करते हैं हॉरिजॉन्टल के। कोलिमेशन ऑफ अजीमुथ टेस्ट अजीमुथ से याद रख सकते हैं। देखिए अजीमुथ तो उसको भी बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस को, लेकिन आप वर्टिकल एक्सिस से ना कंफ्यूज हो जाइएगा। याद रखिए कि लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल। फिर वर्टिकल आर्क टेस्ट, वर्टिकल आर्क टेस्ट क्या होता है, इसमें जो वर्टिकल सर्कल है उसको जीरो प्रेजेंट करता है और लाइन ऑफ साइट शुड बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। इसमें परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल था, इसमें परपेंडिकुलर टू वर्टिकल है, याद रखेंगे। फिर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, ये दो तरीके से कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट। एक होता है रेपिटेशन से, एक होता है रिएट्रेशन से। इसमें मोर एक्यूरेसी होती है, तीन ऑब्जर्वेशन राइट से लेते हैं, तीन ऑब्जर्वेशन लेफ्ट से, दोनों का मीन निकालते हैं, उससे आंसर आ जाता है। रिहाइड्रेशन में क्या होता है, इसमें एक ही एंगल को मतलब कई एंगल को मेजर करते हैं एक ही पॉइंट से, एक ही स्टेशन से, तो रिहाइड्रेशन यूज करते हैं। और वर्टिकल एंगल, देखिए वर्टिकल एंगल जो मैक्स मेजर कर सकते हैं बाय द थियोडोलाइट इट इज 68 डिग्री, याद रखेंगे। एंड अब लाइन ऑफ कोलिमेशन एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है, प्लस में क्या रखा जाता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइन ऑफ कोलिमेशन के नीचे। और देखिए थियोडोलाइट मैंने जैसे बताया था ना, अदर यूजर्स क्या है, डायरेक्ट एंगल मेजर कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल, मैग्नेटिक बियरिंग, लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब ये यहाँ तक थी, थोड़ा मेजरमेंट करके यहाँ तक ला सकते हैं। फिर थियोडोलाइट एज लेवल भी यूज कर सकते हैं। फिर लेवलिंग पढ़ते हैं, लेवलिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए दो तरीके की लेवलिंग होती है, एक डायरेक्ट लेवलिंग एक इनडायरेक्ट लेवलिंग। डायरेक्ट लेवलिंग को स्प्रेड लेवलिंग कहते हैं, याद रखेंगे स्प्रेड लेवलिंग। देन इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, चेक, प्रोफाइल, रेसिप्रोकल एंड प्रिसाइज। सिंपल लेवलिंग डिफरेंस ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए यूज होता है, जनरल सा। डिफरेंस सिंपल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग क्या होता है, जैसे रिक्वायर्स मोर देन वन सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और कंपाउंड लेवलिंग कहते हैं, याद रखेंगे। देखिए दूसरा नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। जैसे स्पिरिट लेवलिंग का तो पूछा गया था कई बार कि और क्या बोलते हैं। फ्लाई लेवलिंग जनरली रिकनेंसर्स में यूज किया जाता है डिफरेंस ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए। चेक लेवलिंग क्या होता है, जैसे एक काम, जैसे पहला दिन था, यहाँ पे काम छोड़ दिया, फिर अगले दिन आए, यहाँ से काम शुरू करना, तो इसके कंपैरिजन में शुरू करेंगे, तो इसे कहते हैं, मतलब लास्ट डे के वर्क के लिए जो लेवलिंग यूज की जाती है उसे कहते हैं। फिर प्रोफाइल लेवलिंग जनरली
प्रोफाइल सेट में करने के लिए यूज होता है, जैसे रोड वोड में, उसमें लॉन्गिट्यूडनल, जैसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में लेवलिंग करनी है ना, वहां पे यूज किया जाता है। फिर रेसिप्रोकल लेवलिंग, जैसे रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या होता है, यूज व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू सेट इंस्ट्रूमेंट, जैसे रिवर है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मेजर लेवल करना है और हम यहाँ खड़े हैं, तो चेनिंग तो कर नहीं सकते। अरे क्या हो गया, जैसे चेनिंग तो कर नहीं सकते, ठीक है, यहाँ से यहाँ चेनिंग तो कर नहीं सकते, तो हम लेवलिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल। इसमें कब यूज करते हैं, जब बीच में कोई क्या बोलते हैं, दिक्कत आ जाए, मतलब क्या बोलते हैं उसे, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ठीक है, और इट एलिमिनेट्स रिफ्रैक्शन और कर्वेचर एरर्स। याद रखेंगे, अभी इस पे आगे कुछ पॉइंट वैल्यूज है, उसे भी देखेंगे। प्रिसाइज लेवलिंग क्या होता है, मेजर एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑन अर्थ सरफेस। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, इनडायरेक्ट लेवलिंग देखिए तीन तरीके से होती है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक, बैरोमेट्रिक और हिप्सोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस यूज करके। फिर बैरोमेट्रिक, विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर, क्या होता है कि एलिवेशन जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर घटता जाएगा, उस हिसाब से वो यूज करते हैं, एल्टीमीटर यूज करते हैं इसके लिए। और हिप्सोमीटर में हाइपोमीटर यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, और जैसे जैसे प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वैसे वैसे एलिवेशन घटता चला जाएगा। यही होता है, मतलब ये डायरेक्ट मेथड तो नहीं है, इनडायरेक्ट है, इसीलिए विद द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल वैल्यूज और कुछ स्टैंडर्ड तरीके से मेजर करते हैं। फिर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग आरएल, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतना इतना दिया है तो हाइट आरएल पूछते हैं ऑफ ए स्टेशन, तो वो पूछ। तो देखिए दो मेथड होते हैं, एक राइज एंड फॉल मेथड और एक होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। राइज एंड फॉल में देखिए फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये एक फॉर्मूला है, फिर उसको यूज करेंगे इसमें, यहाँ पे। तो और देखिए इसमें ये मोस्ट प्रिसाइज होता है, और क्योंकि इसमें जो चेक होते हैं वो तीन चीजों में लगता है, आरएल में लगता है, बैक साइड्स और फोर साइड्स में लगता है, और राइज एंड फॉल में लगता है, तीन जगह लगता है, इसलिए ज्यादा प्रिसाइज। इसको यूज कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे ये हो गया, यहाँ पे हमारा जो आरएल था वो 100 था, तो और इसमें जो डिस्टेंस आया वो 102 था। फिर यहाँ पे मेजर किया, ये हमारा आया 100, नहीं, यहाँ पे हमारा आर एल जो आया, मतलब हमें यहाँ पे आर एल निकालना, तो हमारा यहाँ पे आर एल क्या आएगा, यहाँ से हमने मेजर किया तो ये आया हमारा 101, नहीं, कैसे करते हैं, हाँ, यहाँ पे हमारी जो रीडिंग आई वो 2 मीटर आई, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का आएगा हमारा 102 मीटर, ठीक। फिर हमने यहाँ मेजर किया, ये हमारा आया 1 मीटर, यहाँ पे रीडिंग इस स्टाफ पे, तो यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, 102 माइनस 1, तो ये 101 मीटर आएगा, तो हमारा जो यहाँ पे आ रहा होगा वो 101 मीटर होगा, ठीक है। यही फॉर्मूले में बताया है, फिर चेक लगा सकते हैं आप। फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, इसमें क्या होता है, आर एल एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को फॉर साइड या इंटरमीडिएट साइड से मेजर कर माइनस कर देंगे, हमारा हाइट ऑफ आर एल निकल आएगा। इसमें कैसे करते हैं जो है, कैसे ये हो गया, यहाँ पे हम बेंचमार्क मेरा, यहाँ पे 100 मीटर था, यहाँ पे हमने पीछे मेजर किया बैक साइड पे, 1 मिनट, ये हमारा बेंच मार्क है 100 मीटर, ये पीछे मेजर किया हमने, तो ये आया हमारा, जैसे हमें यहाँ का भी आरएल नहीं पता यहाँ का, तो ये हमारा हो गया, और हमें मेजर यहाँ का निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा 101 मीटर, क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर का स्टाफ की रेटिंग आई थी, ठीक। यहाँ पे मेजर किया 101 मीटर आया। अब यहाँ पे 101 मीटर की वो है, आ, हाँ, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो 101 मीटर पे रखा मैं मान के चल रहा हूँ। अब यहाँ पे मेजर किया हमने, तो यहाँ पे हमारा आया करीब 2 मीटर, ठीक। अब 101 को, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला जो है वो 101 मीटर पे रखा है। अब यहाँ से ये मेजर करेंगे, तो 101 माइनस 2 जो है ये 99 मीटर,
तो हमारी यहाँ पे जो आरएल आएगी वो 99 मीटर की आएगी, ऐसे निकलता है, ठीक है। फिर इस पे चेक देखिए दो जगह लगाते हैं, एक तो बैक साइड फोर साइड पे और लास्ट आरएल और फर्स्ट आरएल पे, ठीक है। उसमें किस पे लगाते हैं, बैक साइड फोर साइड, फर्स्ट आरएल लास्ट आरएल, एंड बैक साइड फोर साइड लास्ट आरएल फर्स्ट आरएल, राइज एंड फॉल पे। इसमें राइज एंड फॉल होता नहीं, मेजर नहीं करते, तो इस पे मेजर नहीं करते, चेक नहीं लगाते, तो ये लेस प्रिसाइज होता है क्योंकि इसमें एक उस पर कम लग रहा है। फिर पैरेलैक्स क्या होता है, व्हेन इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्ट लेंस इज नॉट इन द सेम प्लेन विद द क्रॉस हेयर, सेम प्लेन क्रॉस हेयर के ना हो तो उसे पैरेलैक्स कहते हैं। इसे रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस, पीछे पढ़ाई था। फिर कितने तरीके के लेवलिंग स्टाफ होते हैं, ये एक होते हैं टारगेट स्टाफ और एक होते हैं सेल्फ स्टाफ। टारगेट एंड सेल्फ, इसमें क्या होता है, जिसने स्टाफ पकड़ के रखा है वही रीडिंग लेता है बाय स्टाफ में, और सेल्फ रीडिंग जो इंस्ट्रूमेंट के साथ खड़ा होता है, सर्वेयर जो होता है, वो लेता है रीडिंग। फिर चार तरीके के स्टाफ आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, सॉलिड एंड होल्डिंग कम टेलीस्कोप एंड प्रिसाइज इनवा प्रिसीजन स्टाफ। फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कुछ देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवलिंग, कौन कौन सी यूज होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, टेंजेंशियल टू लेवल सरफेस होता है। देखिए मैं ऐसे बता देता हूँ और डेफिनेशन से शायद ना, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, एंड इसके चारों तरफ अगर हम देखें इसे बोलते हैं लेवल सरफेस, ठीक। फिर इसके चारों तरफ लाइन बनाते हैं इस लेवल सरफेस के, तो लेवल लाइन बोलते हैं, ठीक। अगर ये लाइन ऐसे खींच दें लेवल सरफेस के, तो ये हो जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड अगर यहीं पे सरफेस देख लें टेंजेंशियल सरफेस, तो उसे हॉरिजॉन्टल सरफेस बोल देते हैं, ठीक। यही मैंने डेफिनेशंस में यहाँ लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। फिर बेंचमार्क पे आते हैं। बेंचमार्क क्या होता है, फिक्स पॉइंट्स ऑफ नोन एलिवेशन होता है और सर्व द पर्पस ऑफ फाइंडिंग न्यू आरएल, ठीक है। एक नोन आरएल ऐसी जगह जिसका आरएल पता हो, उसे कहते हैं। देखिए चार तरीके से डिफाइन की गई है। एक तो जीटीएस के थ्रू, ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल सर्वे सेटअप बाय सर्वे ऑफ इंडिया। फिर एक परमानेंट होती है जो कि पीडब्ल्यूडी बाय द्वारा सेट की जाती है। फिर टेम्परेरी जैसे आज का काम छोड़ा कल यहीं शुरू करना है, तो उसके बेसिस पे। फिर आर्बिट्रेरी, जैसे ऐसे कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो हमेशा रहेंगी वहां पे, तो उसके बेसिस पे लोकलाइज करके आर्बिट्रेरी बेंचमार्क बनाए जाते हैं, जैसे चर्च बिल्डिंग, कोई हाई राइज बिल्डिंग, क्योंकि तोड़ेंगे तो नहीं हाई राइज बिल्डिंग को। फिर रिड्यूस लेवल क्या होता है, रिड्यूस लेवल हाइट ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द मीन सी लेवल और नोन आरएल, जैसे बेंचमार्क है उसके बेसिस पे हाइट ऑफ एक किसी हाइट को मेजर करते हैं। जैसे यहाँ ये बेंचमार्क है 100 मीटर पे, हमें यहाँ की आरएल निकालनी हाइट, तो ये इससे कितना ऊपर है, 101 मीटर ऊपर है, तो ये आरएल हो जाता है हमारा। फिर टर्निंग पॉइंट क्या होता है, ऐसे पॉइंट जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया जाता है, मतलब उठा लिया जाता है ना, उसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट। जनरली फॉर साइड और बैक साइड पे करते हैं। फिर बैक साइड क्या होता है, एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था कि बैक साइड को और क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा कि इसे प्लस साइड कहते हैं। देखिए कंफ्यूज ना जी होइएगा कि बैक साइड है तो पीछे साइड लेते हैं तो माइनस होगा, ये सब प्लस साइड कहते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग होती है दैट इज टेकन आफ्टर सेटिंग, और फोर साइड क्या होता है, माइनस साइड होता है। क्रॉस हेयर्स, देखिए हैशटैग पॉइंट्स हैं, क्रॉस हेयर्स आर फिटेड इन द फ्रंट ऑफ टेलीस्कोप, इसे याद रखेंगे। एंड मीन सी लेवल सेटअप बाय सर्वे ऑफ इंडिया मुंबई में, कंसिडर्ड फॉर एवरेज ऑफ 19 ईयर्स, इसे याद रखेंगे। जो बेंचमार्क है या मीन सी लेवल है उसे सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सेटअप किया गया था इन मुंबई। फिर सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब चेक करते हैं कि कैसे निकलता है। देखिए इसकी जो फॉर्मूला है वो आप याद रखिएगा, 412 अपॉन आर, और ये सेकंड में होगा, ये सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है, इसे आप याद रखिए। 412 अपॉन सेकंड अपॉन रेडियस, और सेकंड में आंसर आता है जो सेंसिटिविटी होती है।
नहीं तो इसका फॉर्मूला या ये याद रख सकते हैं आप, L/R इंटू 206265 सेकेंड। ये बाकी सब बेकार है, आप इसे याद रखिए। बाकी अगर स्केल पे निकालना तो S/N L, लेंथ L जो है हमारी लेंथ है, S है जो हमारा स्केल है, N जो है नंबर ऑफ डिविजन इंटू 206265 सेकेंड्स। नहीं, अच्छा, S जो है वो स्टाफ इंटरसेप्ट है, N जो डिविजन है और लेंथ है। और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंसिटिविटी देखिए, टेम्परेचर बढ़ेगा सेंसिटिविटी घट जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी टेम्परेचर घट जाएगी, याद रखिए। बाकी सबसे इंक्रीज होती है, चाहे लेंथ बढ़े चाहे डायमीटर बढ़े, चाहे इंक्रीज होती है, रफनेस से डिक्रीज हो जाती है, एक और पॉइंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया था ना, करेक्शन जो लगाते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग के थ्रू इन रिफ्रैक्शन इन अर्थ के रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर की वजह से, तो उसका जो फॉर्मूला होता है देखिए, जो कर्वेचर है, कर्वेचर से नेगेटिव लगती है पहली बात तो करेक्शन। इसका फॉर्मूला होता है d²/2r, जिसे आप याद ना रखें कोई जरूरत नहीं, माइनस, आप ये याद रखिए कि -0.0785 d² और किलोमीटर में आएगा, इसे याद रखिए। फिर रिफ्रैक्शन का -0.0112 d², मीटर, ये मीटर में आएगा। एक मिनट, ये भी मीटर में होगा। नहीं नहीं, आंसर मीटर में आता है, बट डी जो है वो हमें किलोमीटर में रखेंगे, ठीक है। आंसर हमारा मीटर में आएगा और डी हम किलोमीटर में रखेंगे। तो एक तो सी जो कर्वेचर होता है इक्वल टू 1/7 होता है और सी आर, इसे याद रखेंगे। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जो फॉर्मूला आता है वो होता है -0.0672 d², मीटर में आंसर और डी किलोमीटर। फिर विजिबल हॉरिजन की वजह से जो डी निकलता है, डी मतलब जो लेंथ ऑफ रीडिंग, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो आता है, वो डी इक्वल टू 3.85 √h होता है। अगर दोनों तरफ से मेजर करेंगे तो प्लस कर देंगे d1 + d2, जिसका फॉर्मूला होता है, देखिए आप बेसिक से याद रखिए, 3.85 √h। एच जो है वो हमारी ये हाइट होती है, एच जो है हमारी हाइट है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और ये हमारा ये होता है, ठीक है, डी। तो 3.85 √h। फिर रेसिप्रोकल लेवलिंग आपको बता ही दिया था, एक तरीके की डायरेक्ट लेवलिंग होती है और एलिमिनेट्स एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोलिमेशन, कर्वेचर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। डिफरेंस देखिए कैसे निकलता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, A1 - B1 प्लस A2 - B2 अपॉन 2, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, लेवल डिफरेंस। इसका क्वेश्चन आया था रिसेंट में, मैं आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन। फिर जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके पार्ट जो होते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस, डायफ्रम, हॉरिजॉन्टल क्रॉस है और वर्टिकल क्रॉस है। देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस जो बना होता है, देखिए उस जो फ्रंट साइड होता है वो फ्लिंट, नहीं, जो बैक साइड होता है वो फ्लिंट ग्लास से बना होता है और ये कॉन्वेक्स शेप का होता है। जो फ्रंट होता है वो नहीं, अच्छा मैं गलत बता रहा हूँ, सॉरी। जो फ्रंट होता है वो डबल क्राउन ग्लास से बना होता है। अरे सॉरी, फिर कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, ऑब्जेक्टिव लेंस, देखिए डिफेक्ट कॉल्ड एबरेशन, इसका जो डिफेक्ट होता है एबरेशन, एबरेशन क्या होता है अभी आगे चल के पढ़ते हैं। जो फ्रंट लेंस होता है ये डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, मेड ऑफ क्राउन ग्लास। पहली बात तो क्राउन ग्लास से बना होता है फ्रंट ग्लास, और डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। जो बैक ग्लास होता है वो वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये होता है फ्रंट ग्लास, ठीक है। बैक ग्लास फ्रंट ग्लास और फ्रंट ग्लास क्राउन ग्लास। फिर आई पीस के बारे में बात करते हैं। आई पीस रैम्सडन जनरली यूज किया जाता है, ह्यूजन भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो लेंस होता है, और ये जो होता है ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है ऑफ इक्वल फोकल लेंथ। फिर डायफ्राम क्या होता है, ये देखिए पहली बात तो ईयर पीस के पास होता है और इसमें क्रॉस हेयर्स कंटेन होते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल हेयर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्टाफ से रीडिंग लेने में हेल्प करता है। और वर्टिकल क्रॉस हेयर क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको वर्टिकली हेल्ड, मतलब ओवर द स्टेशन वर्टिकल है कि नहीं, ये पता करने के लिए होता है। फिर टेलीस्कोप में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, देखिए एक होता है क्रोमेटिक एबेरेशन, इसके एब्सेंस को एक्रोमेटिज्म कहते हैं।
इसमें क्या होता है, डिफरेंट कलर्स फॉर्म हो जाते हैं नियर द इमेज। फिर स्फेरिकल एबरेशन क्या होता है, फोकसिंग प्रॉब्लम होती है स्फेरिकल एबरेशन में, और इसका जो एब्सेंस होती है इसे अल्पानेशन कहते हैं, अपलानेशन। ठीक है। फिर कई तरीके के लेवल्स होते हैं, जैसे जिसमें जो डंपी लेवल है वो सबसे फेमस है, डंपी लेवल। ये पहली बात तो प्रिज्मेटिक कंपास के साथ आता है। ठीक है। सेवरल एडजस्टमेंट्स आर मेड फ्रॉम वन पॉइंट, फ्लैट टेरेन के लिए यूज होता है। फिर वाई लेवल, वाई लेवल क्या होता है, एक वाई लेवल के स्ट्रक्चर पे होता है, यहाँ पे रखा होता है जैसे ये हो गया, और इस पे रखा होता है। तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर टिल्टिंग लेवल क्या होता है, देखिए 4 डिग्री तक टिल्ट हो सकता है, और फ्लाई लेवलिंग में यूज होता है, याद रखेंगे टिल्टी लेवलिंग। फिर ऑटोमेटिक लेवलिंग क्या होता है, इसमें कंपनसेटर होता है, वो एक ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑटोमेटिक लेवलिंग है होती है, इसमें सेल्फ अलाइनिंग होती है और मोर प्रिसाइज होता है। फिर कशिंग लेवल क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, आईपीएस ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। फिर कूक्स लेवल, रिवर्सिबल लेवल क्या होता है, ये डंपी लेवल और वाई लेवल का मिक्सचर होता है। डंपी लेवल और वाई क्या बोलते हैं, क्रूक्स। इसमें लाइन ऑफ साइट रोटेट हो जाती है। फिर टाइकोमेट्री पे आते हैं। टाइकोमेट्री क्या होता है, थियोडोलाइट दैट कैन मेजर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल बाय एंगुलर मींस, कंटूरिंग मैप एंड प्लान्स में यूज किया जाता है। ट्रांजिट थियोडोलाइट फिटेड विद स्टेडियर डायफ्राम। ट्रांजिट थियोडोलाइट है, जिस ट्रांजिट थियोडोलाइट कौन सा होता है, जिसमें रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री के थ्रू टेलीस्कोप। उसमें स्टेडिया वायर्स लगा दो, तो स्टेडिया डायफ्राम, तो टाइकोमेट्री बन जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो D = KS+C होता है। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट F/I होता है, और एडिटिव कांस्टेंट F+D होता है, और K = 100 होता है जब एनालिटिक लेंस लगाते हैं। ये क्या होता है, अभी बात करते हैं। देखिए सबका एक एक जो F क्या है, I क्या है, ये ऐसे इससे देखिए। यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट रखा, यहाँ से मेजर किया, दो रीडिंग आई, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को S कहते हैं, इसके बीच के डिस्टेंस को D कहते हैं, एंड यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को D कहते हैं, और ये जो एंगल है ये अल्फा है। ठीक है। और एस जो निकलता है वो S3 - S1 से निकलता है, और ये जो एंगल है इसे स्टेडी एंगल कहते हैं। और ये जो आई होता है, ये इसे इंटरसेप्ट बोलते हैं, याद रखेंगे। ये क्रॉस हेयर्स के जो होते हैं ना, उसमें कहते हैं। देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर ऐसे हुआ, लेकिन स्टेडिया क्रॉस हेयर्स ये होते हैं। मुझे तो हाँ, आगे पढ़ते हैं। स्टेडिया रॉड क्या होती है, स्टेडिया वर्टिकल स्टाफ होता है, 5 से 15 हाइट मीटर की हाइट का। फिर टेलीस्कोप यूज्ड इन ट्रैकोमेट्रिक सर्विंग, 3 तरीके के यूज होते हैं, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल एनालिटिक लेंस, जिसका एडिटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो होता है वो 100 हो जाता है। इसे स्टेडिया थियोडोलाइट कहते हैं, जो सिंपल एक्सटर्नल होता है। फिर जो एक्सटर्नल एनालिटिक होता है उसे पोरोज टेलीस्कोप कहते हैं। एंड इंटरनल तो बता दिया। एनालिटिक टेलीस्कोप हैज एडिटिव कांस्टेंट 0 एंड इज कॉन्वेक्स लेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ग्लास एंड डायफ्राम। एनालिटिक लेंस जो होता है वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 कर देता है इसे लगाने से। और एरर जो होती है इंस्ट्रूमेंट में वो 1 in 1000 की होनी चाहिए, और मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस करता है वो 20 से लेकर 30 मीटर तक होता है। फिर मेथड्स ऑफ टाइकोमेट्री, कितने तरीके से टाइकोमेट्री की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेडिया, मतलब स्टेडिया वायर्स। देखिए एक होता है स्टेडिया मेथड, एक होता है टेंजेंशियल मेथड। जो स्टेडिया मेथड है वो फिक्स क्रॉस हेयर और सब्सटेंस मेथड कहते हैं। नहीं, फिक्स्ड हेयर और स्टेडिया मेथड, और जो मूवेबल हेयर और सब्सटेंस मेथड इसे ये बोलते हैं। और टेंजेंशियल मेथड में क्या होता है, जब डायफ्राम में स्टेडिया हेयर्स ना हो। और इसे याद रखेंगे। देखिए स्टेडिया मेथड और सब्सटेंस मेथड, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मूवेबल हेयर मेथड को और क्या कहते हैं, तो सब्सटेंस मेथड याद रखेंगे आप। फिर एक फॉर्मूला होता है, ये वाला, बस ये वाला भी याद रखिए, बस और कुछ ना याद रखिए, कि लाइन ऑफ साइट जब इंक्लाइन हो और स्टाफ हेल्ड वर्टिकल हो, जैसे ये है ना ये, और स्टाफ वर्टिकल हेल्ड हो, तो ये फॉर्मूला जो है वो K cos स्क्वायर थीटा प्लस C cos थीटा, इसे याद रखेंगे। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला K cos स्क्वायर थीटा प्लस C cos थीटा, इसे याद रखेंगे। और एक ये दोनों फॉर्मूला सेम है, तो इसे याद रखिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था SSC GE में शायद, उसमें आया था। फिर एरर्स इन स्टेडिया सर्विंग, देखिए एक इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आ सकती हैं, एक एरर ड्यू टू मैनिपुलेटिंग एंड साइटिंग, जो साइटिंग में दिक्कत आती है।
जैसे गलत मेजर कर लिया, इनएक्यूरेट रीडिंग हो गई उसके वजह से। फिर नेचुरल केसेस की वजह से आ सकती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो कुछ चेंजेस आ गए उसके वजह से। फिर मूवेबल हेयर मेथड अगर यूज किया है तो उसमें क्या होता है, फॉर्मूला सेम है कि डी इक्वल टू के एस प्लस सी, बट के एस जो है उसमें अपॉन एम कर देते हैं। ये फॉर्मूला होता है। एम क्या होता है? ये होता है माइक्रोमीटर रीडिंग। ये इसका जो फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू एम एम पी होता है एस, और के इक्वल टू एफ अपॉन एम पी, और जो पी होता है वो पिच ऑफ स्क्रू होता है। अगर एरर भी दी है तो एम माइनस सी कर देते हैं। ये फॉर्मूला है। फिर सब्सटेंस थियोडोलाइट क्या होता है? टैकोमीटर विद स्टेडिया है मूव्ड बाय माइक्रोमीटर स्क्रू, इसे सब्सटेंस थियोडोलाइट कहते हैं। इसमें माइक्रोमीटर स्क्रू के थ्रू रीड मूवमेंट करते हैं ऑफ द स्टेडिया हेड और रीडिंग लेते हैं। फिर सब्सटेंस बार क्या होती है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है ऑन द अंडुलेटेड एरिया। ठीक है। फिर कंटूरिंग में हम आते हैं। अब नया चैप्टर हो गया कंटूरिंग, बस हमारा खत्म होने वाला है कंटूरिंग। फिर कर्व, एंड देन कुछ नहीं, फिर प्लेन टेबलिंग, एंड देन कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर हमारा खत्म हो जाएगा। तो कंटूरिंग के बारे में पढ़ते हैं कि कंटूर इंटरवल वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंटूर लाइंस होती है। जैसे क्या हो गया, जैसे ये कोई हिल है, ठीक है, ये और ये, ठीक। कंटूर इंटरवल इन दोनों के बीच में जो इंटरवल होता है ना उसे कहते हैं। फिर कंटूर लाइन क्या होता है? इमेजिनरी लाइन है जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। फिर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंटूर लाइंस। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? ये निकलता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कंटूर इंटरवल अपॉन ग्रेडियंट से। कंटूर इंटरवल कैसे निकलता है? 25 अपॉन नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर। फिर कंटूर इंटरवल किस पे डिपेंड करता है? देखिए, स्केल ऑफ मैप पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉस्ट बढ़ेगी तो कंटूर इंटरवल कम हो जाएगा। अ, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कंटूर इंटरवल एंड फंड्स। फिर टाइम भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डिटेल भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्लैट ग्राउंड है, फ्लैट है, तो जो कंटूर इंटरवल है दूर दूर होंगे, और अगर स्टीप स्लोप है तो पास पास होंगे। एक मिनट, ये गलत लिखा है। जो मैंने बताया वो होगा कि देखिए, मिनी ये स्मॉल लिखेंगे यहाँ, और यहाँ लार्ज लिखे, ठीक। फिर कंटूर ग्रेडियंट क्या होता है? लाइन लाइंग ऑन ग्राउंड सरफेस थ्रू आउट एंड मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंक्लिनेशन टू हॉरिजॉन्टल। घाट ट्रेसर से मेजर करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है घाट ट्रेसर। स्लो देखिए, स्लोप मेजर करने के लिए होता है, नहीं तो इंक्लिनेशन भी मेजर कर सकते हैं। फिर ग्रेड कंटूर क्या होता है? लाइन हैविंग इक्वल ग्रेडियंट अलोंग स्लोप, इसे ग्रेड कंटूर बोलते हैं। लाइन हैविंग इक्वल ग्रेडियंट अलोंग स्लोप। फिर कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कंटूर लाइन पे बात करते हैं कि कंटूर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर कांस्टेंट कॉल्ड यूनिफॉर्म स्लोप। ऐसे यूनिफॉर्म स्लोप है जैसे फ्लैट ग्राउंड है, या फिर बहुत ही स्लोली स्लोली, जैसे ये होता है ना, ऐसे ऐसे स्लोप बढ़ रहा है, तो ये 99 हो गया, ये 99.5 हो गया, तो ये यूनिफॉर्म स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर क्लोजली स्पेस अगर स्लोप है तो स्टीप स्लोप होता है, और वाइडली स्पेस्ड है तो माइल्ड स्लोप होता है। फिर टू कंटूर्स डू नॉट इंटरसेक्ट एंड ईच अदर एक्सेप्ट इन ओवरहैंगिंग एंड क्लिफ एंड केव। देखिए, कोई भी कंटूर लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती सिवाय ओवरहैंगिंग क्लिफ के। ओवरहैंगिंग क्लिफ में क्या होता है? एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो ये ऐसे होता है। और वर्ट कंटूर लाइंस डू नॉट यूनाइट एक्सेप्ट इन वर्टिकल क्लिफ। वर्टिकल क्लिफ कैसे होता है? जैसे ये क्लिफ है, ठीक है, तो ये ऐसे होता है, ऐसे। एंड कैसे होता था भूल गया, एक मिनट। अरे आप डायग्राम जाके चेक कर लीजिएगा, वर्टिकल क्लिफ में यूनाइट कर जाती है, ठीक है। फिर हायर एलिवेशन में रिप्रेजेंट हिल करता है, और लोअर एलिवेशन जैसे इनर साइड ऐसे होता है ना, ये 100 हो गया, ये 101 हो गया, ये 102 हो गया, तो अंदर साइड अगर कम हो रही है तो ये डिप्रेशन शो करता है।
फिर वाटर शेड लाइन और रिज लाइन हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये यू शेप का होता है और कॉनकेव होता है अपसाइड। और वैली लाइन क्या होता है, इसे थाल वेग लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, थाल वेग लाइन। लोएस्ट पॉइंट होता है, वी शेप होता है और कॉन्वेक्स अपवर्ड होता है। फिर जीरो कंटूर लाइन, ये काफी एसएससी जी में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो जीरो कंटूर लाइंस क्या होती हैं, ये कोस्ट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। फिर डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप इज अलोंग द शॉर्टेस्ट कंटूर डिस्टेंस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप इज अलोंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कंटूर। फिर सैडल क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वैली होता है बिटवीन टू पीक्स, जैसे एक पीक ये एक पीक ये, यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसे सैडल कहते हैं। फिर मेथड ऑफ कंटूरिंग, डायरेक्ट मेथड, इसमें क्या होता है, कंटूर टू बी प्लॉटेड एक्चुअली ट्रेस्ड ऑन ग्राउंड। फिर इनडायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट में तीन तरीके के मेथड होते हैं, मेथड ऑफ स्क्वायर, मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन और टैकोमेट्री मेथड। टैकोमेट्री मेथड जो होता है वो हिली एरिया में यूज किया जाता है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर कंटूर मैप किस लिए यूज होता है, देखिए जैसे कहीं एक्सकेवेशन करना, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए, वाटर स्टोरेज या वाटर रिजर्वायर का एरिया निकालने, वॉल्यूम निकालने के लिए वहां पे यूज करते हैं। फिर कर्व के बारे में पढ़ता हूँ। कर्व देखिए तीन तरीके के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और रिवर्स। सिंपल क्या होता है, दोनों का रेडियस सेम है और दोनों ऐसे एक ही तरफ आके मिल रहे हैं। कंपाउंड में क्या होता है, दो अलग अलग रेडियस पर डायरेक्शन सेम है, उसे कहते हैं कंपाउंड कर्व। फिर रिवर्स कर्व क्या होता है, रेडियस सेम या डिफरेंट हो सकता है और डायरेक्शन तो डिफरेंट है ही, उसे रिवर्स कर्व कह देते हैं। फिर डिग्री ऑफ कर्व, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ चेन डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है 30 मीटर चेन से, जो डिग्री ऑफ कर्व रेडियस को डिग्री ऑफ कर्व में कन्वर्ट करने के लिए 1720 अपॉन डी होता है, डी जो है हमारा डिग्री है। और अगर 20 मीटर चेन है तो 1146 अपॉन डी होता है। देखिए कर्व में कुछ सिलेक्टेड फॉर्मूला आप उसे पढ़ लीजिए, जैसे मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये वाला, इसमें आर ब्रैकेट 1 - कॉस डेल्टा बटे 2, ठीक है। डेल्टा क्या है हमारा, ये डिफ्लेक्शन एंगल होता है, ये लिखा है, ठीक है। और इसे वर्साइन ऑफ कर्व भी बोलते हैं, मिड ऑर्डिनेट को वर्साइन ऑफ कर्व, याद रखेंगे। फिर एपेक्स डिस्टेंस आर सेक डेल्टा बटे 2 - 1। और लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, इसका फॉर्मूला होता है 2r साइन डेल्टा बटे 2। और लेंथ ऑफ कर्व पाई आर डेल्टा बटा 180। और टेंजेंट निकलता है आर टेन डेल्टा बटे 2। देखिए फॉर्मूलाज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये कुछ डायग्राम, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है, ये पॉइंट ऑफ नहीं, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है, पॉइंट ऑफ कर्वेचर होता है। ये कर्व हमारा, ये बैक टेंजेंट है, ये फॉरवर्ड टेंजेंट है, ये इसे मिड ऑर्डिनेट कहते हैं, ये एम, ये लॉन्ग कॉर्ड हो गई हमारी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, यूज नहीं होता इतना बट देख लीजिए। देन प्लेन टेबलिंग पे आते हैं, आखिरी पार्ट है प्लेन टेबलिंग। देखिए प्लेन टेबल में किस लिए यूज होता है, देखिए इजी प्रोसेस होता है, टेम्परेचर से ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है, बट ट्रॉपिकल कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, वेट कंडीशन में जहाँ बारिश वारिश हो रही है वहाँ टेबल लेके पहुंच जाए, वहाँ नहीं यूज़ कर सकते। तो प्लेन टेबलिंग होती है। देखिए सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इसमें बहुत सारे लगते हैं, ये इसका एक ड्रॉबैक है बस। बाकी प्लेन टेबल का जो साइज होता है वो 16:50, 17:60, 100:75 और 16:45 है, ठीक है। ये वाला हटा दीजिए, ये याद रखिए, ये वाला याद रखिए। जॉनसन टेबल का साइज जो होता है वो 17:65 होता है, 75:60 होता है, याद रखेंगे। बाकी आती तो कई कई तरीके की, बट 75:60 आप याद रखिए। फिर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, प्लम बॉब यूज होता है फॉर सेंटरिंग, एलिडेड होता है फॉर साइटिंग, स्पिरिट लेवल फॉर लेवलिंग, ट्रफ कंपस फॉर अलाइनिंग मैग्नेटिक मेरिडियन, टर्मिंग फॉर यू शेप स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है चिमटे जैसा, रोटी पकड़ने वाला जो चिमटा होता है वैसा। वो क्या होता है, जो ग्राउंड पे पॉइंट है उसे ड्राइंग शीट पे लाने के लिए यूज होता है। प्लेन, देखिए एलिडेट दो तरीके के होते हैं, एक प्लेन एलिडेट और एक होता है टेलीस्कोपिक एलिडेट। टेलीस्कोपिक हिली एरियाज में यूज किया जाता है और प्लेन नॉर्मल कंडीशंस में यूज किया जाता है, ठीक है। फिर टपरे जो एडजस्टमेंट करते हैं, देखिए बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में थियोडोलाइट एक्रोमेटिक इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले करते थे हम लोग नहीं, उसमें सबसे पहले करते थे सेंटरिंग देन लेवलिंग। लेकिन इसमें जो होता है, पहले लेवलिंग करते हैं देन सेंटरिंग करते हैं। आप याद रखिएगा, सिर्फ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लेवलिंग पहले करते हैं।
ओरिएंटेशन का था पुटिंग प्लेन टेबल इन सम फिक्स पॉइंट्स डायरेक्शन सो दैट लाइन रिप्रेजेंट सर्टेन डायरेक्शन ऑन द प्लान। जैसे टेबल को ऐसे ओरिएंट कर सकते हैं या फिर ऐसे ओरिएंट कर सकते हैं, ऐसे ओरिएंट कर सकते हैं, ऐसे या ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन होता है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ किधर मेजर करना है उधर का ओरिएंटेशन करते हैं। फिर मेथड ऑफ ओरिएंटेशन देखिए, तीन तरीके से ओरिएंटेशन कर सकते हैं, ट्रफ कंपास से, बैक साइटिंग से और रिसेक्शन से। रिसेक्शन सबसे प्रिसाइज पार्ट है, ठीक है। ट्रफ कंपास लेस एक्यूरेट है। रिसेक्शन भी तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला है मैकेनिकल मेथड जिसे ट्रेस पेपर मेथड बोलते हैं, फिर बेसल मेथड जिसे ट्रायल नहीं ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, फिर लीमैन मेथड होता है जिसे ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। ठीक है, तीन मेथड होते हैं, मैकेनिकल, देन मैकेनिकल या फिर जिसे बोलते हैं ट्रेसिंग पेपर मेथड, और फिर बेसल मेथड जिसे ग्राफिकल मेथड कहते हैं, एंड लीमैन मेथड जिसे ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। फिर मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग, देखिए प्लेन टेबलिंग के चार मेथड्स हैं। पहले तो ट्रफ कंपास हो गया, देन रेडिएशन इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ट्रेवर्सिंग और रिसेक्शन। रिसेक्शन इसमें भी यूज होता है, बट इसमें चार तरीके से वो प्लेन टेबलिंग की जाती है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, कंपास मेथड एंड बैक रे मेथड। देखिए रेडिएशन मेथड पढ़ लेते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, वन स्टेशन की रिक्वायर होती है और सबसे ज्यादा कंट्रोल पॉइंट्स यहाँ पे डेवलप होते हैं, इसमें याद रखिए मैक्स कंट्रोल पॉइंट्स डेवलप होते हैं। ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैं बता रहा हूँ रिसेंट में। और स्मॉल एंड ओपन एरिया के लिए यूज करते हैं। फिर इंटरसेक्शन, इसमें एनी इनएक्सेसिबल कोई पॉइंट हो और दो डिफरेंट स्टेशन से रिक्वायर होता है और हिली एरिया में यूज किया जाता है। फिर ट्रेवर्सिंग मेथड, व्हेन लार्ज एरिया एंड नंबर ऑफ स्टेशन टू बी मार्क, एरर करेक्टेड बाय ग्राफिकल मेथड और एक रफ मेथड होता है। रिसेक्शन मेथड, जब कोई नया स्टेशन मतलब बनाना हो ना, उसमें यूज करते हैं। ये कहाँ गया ये, न्यू इंस्ट्रूमेंट न्यू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन सेट करने के लिए तीन मेथड होते हैं। 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो होती है, देखिए 3 पॉइंट प्रॉब्लम में तीन तरीके के जो मेथड होते हैं जो अभी पहले बताया था, जो कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, उसमें भी अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ प्रिसिजन डिफाइन किए। देखिए पहली बात तो तीन, उसके बाद बारे में बात करते हैं। पहला हो गया ट्राई, बहुत कंफ्यूजन होता है, ट्रायल एरर मेथड जिसे लेमैन मेथड कहते हैं, बेसल मेथड जिसे ग्राफिकल मेथड कहते हैं, और फिर आता है मैकेनिकल मेथड जिसे ट्रेस पेपर मेथड कहते हैं। इसमें जो ट्रायल एंड एरर मेथड ये सबसे प्रिसाइज्ड होता है। ये इसमें 3 पॉइंट प्रॉब्लम में 3 पॉइंट लोकेटिंग पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट प्रॉब्लम में 2 पॉइंट होते हैं। कंपास मेथड क्या होता है, रफ वर्क के लिए यूज होता है फॉर स्मॉल एरिया। बैक रेड मेथड थोड़ा बेटर होता है, कंपास से लार्ज एरिया के लिए यूज किया जाता है। देखिए लेमैन रूल क्या कहता है, लेमैन रूल जो अभी था ना ट्रायल एंड एरर मेथड, कि इफ ट्राइंगल ऑफ एरर इज इन ग्रेट ट्राइंगल, ठीक है, देन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज इनसाइड ट्राइंगल ऑफ एरर। देन और दूसरा पॉइंट क्या है, इफ ट्राइंगल ऑफ एरर इज आउट ऑफ ग्रेट ट्राइंगल देन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज आउट ऑफ ट्राइंगल ऑफ एरर। ये दो पॉइंट्स है, ये इनके प्रिंसिपल है, रेमैन के द्वारा दिए गए हुए, इसे याद रखेंगे। फिर देखिए प्लेन टेबल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा होता है जो वो सेंटरिंग और ओरिएंटेशन इसमें सेम कर सकते हैं, जिसमें इसमें मेजरिंग और प्लॉटिंग एक साथ कर सकते हैं। मेजर सोर्स ऑफ एरर इन प्लेन टेबलिंग जो होता है वो एरर इन सेंटरिंग होता है, ठीक है। 2 पॉइंट्स प्रॉब्लम जो होती है ये ज्यादा लेबर इंटेंसिव होता है, और 3 पॉइंट प्रॉब्लम में मिडिल पॉइंट अगर नियरेस्ट टू प्लेन टेबल है और स्ट्रेंथ गुड है तो मिडिल पॉइंट को नियर रखा जाता है प्लेन टेबल के। स्ट्रेंथ जब गुड है और अगर स्ट्रेंथ बैड है तो जो ग्रेट सर्किल है उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसी को ही मिडिल से पॉइंट मान लिया जाता है, ठीक है। फिर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ईडीएम जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट कहते हैं इसे। तीन तरीके के होते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट, डीडीएम, ओडीएम और ईडीएम। जो ये तो ऊपर बता ही दिया था। डीडीएम होता है डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट और ओडीएम होता है ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट। एक एक सेकंड की वो होती है, क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट, शुरू में बताया ही था। और डीडीएम जो होता है वो सूटेबल डिफिकल्ट टेरेन के लिए नहीं यूज होता है। ओडीएम की रेंज 150 मीटर तक होती है और ईडीएम की 100 किलोमीटर तक, काफी ज्यादा होती है ना। और
रेडियो विजिबल लाइट्स और इंफ्रारेड यूज करते हैं। देखिए रेडियो माइक्रोवेव्स के बेसिस पे टेलेरोमीटर इसका एग्जांपल है, विजिबल लाइट के बेसिस पे जियोडीमीटर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफ्रारेड वेव्स जो कि 100 किलोमीटर तक मेजर कर सकता है उसे वाइल्ड डिस्टोमेट एग्जांपल इसका। EDM is based on phase difference between transmitted and reflected electromagnetic waves। जैसे ये लाइट गई फिर वापस आई तो इसके बेसिस पे जो इसका प्रिंसिपल है काम करता है। स्मार्ट स्टेशन क्या होता है, EDM के साथ जीपीएस लगा होता है। नहीं टोटल स्टे नहीं नहीं हाँ, टोटल स्टेशन के साथ जीपीएस लगा होता है। मेजर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड स्लोप। फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके बेसिस पे क्या उनसे मेजर किया जाता है उस पर बात करते हैं। प्लेनीमीटर, प्लेनीमीटर से अनड्यूलेटेड एरिया मेजर किया जाता है। सेक्सटेंस से क्या मेजर किया जाता है, एंगुलर डिस्टेंस मेजर किया जाता है। क्लिनोमीटर टेंजेंट, डिफरेंस इन एलिवेशन, सब्सटेंस बार, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन अनड्यूलेटेड। हीलियोट्रेप, जैसे जो सर्वेयर जो मतलब सर्वेयर के जो हेल्पर्स होते हैं उनको मार्क करने के लिए होता है। फिर हैंड लेवल रिकनेंसेस ऑफ प्रिलिमिनरी में यूज किया जाता है टू लोकेट कंटूर्स ऑन द ग्राउंड। एबनी लेवल क्या होता है, वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए होता है, या ट्रेसिंग पेपर ट्रेसिंग के लिए, या फिर स्लोप मेजर करने के लिए। फिर पेंटाग्राफ एनलार्जिंग और रिड्यूसिंग द मैप्स, मैप्स यहाँ लिख देता हूँ। फिर घाट ट्रेसर यूज होता है स्लोप मेजर करने के लिए। Fresnel's clinometer measure most precise slope, box sextant, horizontal and vertical angle, nautical sextants और एस्ट्रोनॉमिकल और नेविगेशन पर्पस के लिए, साउंडिंग हाइड्रोग्राफिक के लिए, साइट स्क्वायर 90 एंगल का टू लाइन साइड राइट एंगल सेट करने के लिए होता है। ऑटो लेवल ऑप्टिकल कंपनसेटर के साथ आता है लेवलिंग के लिए, ऑटोमेटिकली जो लाइन ऑफ साइट है उसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए, और सब कुछ मतलब खुद मैनेज कर लेता है। फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का हमारा ये इक्वेटर है, उसके चारों तरफ 1000 किलोमीटर दूर पे एक सर्किल बना दिया जाता है जिसे बोलते हैं सेलेस्टियल स्फेयर। ठीक है, जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा होता है उसके ऊपर जेनिथ पॉइंट होता है, उसके नीचे नादिर पॉइंट होता है। ये सेलेस्टियल स्फेयर है और ये सेलेस्टियल इक्वेटर है। ठीक, तो ये मैंने बताया जेनिथ क्या होता है, ऑब्जर्वर के ऊपर का पॉइंट ऑन द सेलेस्टियल स्फेयर। नादिर क्या होता है, नीचे साइड। फिर कुछ एक पॉइंट्स आए थे कि जो जीपीएस होता है उसमें जो कितने सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, तो 4 सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, याद रखिएगा। पहली बात तो सैटेलाइट, देन कंप्यूटर, देन यूजर, और बीच में ट्रांसमीटर, 4 चीजें। फिर जीआईएस क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेटिव सिस्टम होता है, इसमें 5 कंपोनेंट यूज होते हैं। फिर कुछ पॉइंट्स, ट्रू एरर इक्वल टू एक्चुअल एरर माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। रेसिडुअल एरर क्या होता है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। मोस्ट प्रोबेबल एयर माइनस एरर माइनस ऑब्जर्व वैल्यू करते हैं। फिर कंडीशनल एरर क्या होती है, कंडीशंस की वजह से, जैसे टेम्परेचर चेंजेस हो गया एग्जांपल, उसकी वजह से जो एरर आए उसकी वजह से। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुरानी वीडियोस जो है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी, वो आप देख लीजिएगा अगर आपको पुरानी वीडियोस ना मिले। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग सोम शुरू करेंगे। काफी लोगों ने बोला है कि सोम करें तो सोम करेंगे, और आज के लिए इतना ही रखते हैं।